सर्वोच्च दानव सम्राट बनने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया वो था अपनी पहचान छुपाना और सेराफिन से विवाह करना। लेकिन उसी रात मेरे भीतर तलाक प्रणाली जाग उठी। अगर मैंने तलाक दिया तो मेरी आधी साधना शक्ति उसे चली जाएगी, लेकिन बदले में मुझे वो शक्ति 10 लाख गुना होकर वापस मिलेगी, इतनी कि इस संसार में मेरा कोई सानी न रहे। पर वो प्रणाली ये नहीं जानती कि मैं हत्याओं से पहले ही थक चुका हूँ। अब मुझे बस एक शांत साधारण जीवन चाहिए। 1000 वर्ष बीत गए, मेरी 2 बेटियां उन्हें और 1 बेटा, और जीवन अब पूर्ण लगता है। फिर वो दिन आया जब सेराफिन सम्राट पद तक पहुंची और सार्वजनिक रूप से तलाक की मांग की। मुझे एक कारण बताओ, माफ करना, यह मेरी गलती है। मेरे भीतर निर्मल सम्राट सिंहासन जाग उठा है और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए मुझे सभी भावनात्मक बंधन तोड़ने होंगे। वो आंखें बंद कर लेती है, मेरी नजरों से मिलने में असमर्थ। मुझे लगभग हंसी आती है। शक्ति मुझ पर और बच्चों पर वो शक्ति को चुनती है। तभी उसकी गुरु सिलवारा तीखे स्वर में बोल पड़ती है, सेराफिन, हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारा सम्राट आभा मंडल लगभग पूर्ण हो चुका है। अब कोई भी व्यवधान तुम्हें सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने से हमेशा के लिए रोक सकता है। वो अब भी अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाती कि सिलवारा उसे महसूस कर लेती है। हत्या की ऐसी इच्छा की एक लहर जो उसे जड़ कर देती है, एक भौतिक भार की तरह उस पर दबाव डालती है। वो तेजी से उस स्रोत की ओर नजरें घुमाती है जो उसका खून ठंडा कर रहा है। वो वहीं खड़ा है, मैं, वो पुरुष जिसने अभी तक सम्राट पद भी प्राप्त नहीं किया। उसी पल सेराफिन आगे बढ़ती है। उसकी आवाज में याचना है, कृपया, मैं तुमसे विनती करती हूँ। इन वर्षों में हमने जो कुछ भी साझा किया है उसके लिए बस मुझे जाने दो। मैं उस पर अपनी नजरें टिकाता हूँ और फिर अपनी इच्छा शक्ति सीधे उसके आत्मा सागर में उतार देता हूँ। बताओ, क्या कोई तुम्हें मजबूर कर रहा है? यह उसका आखिरी मौका है सच बोलने का। सेराफिन स्तब्ध रह जाती है। वो महागुरु सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। केवल उससे कहीं अधिक शक्तिशाली कोई ही उसके आत्मा सागर में इस तरह अपनी इच्छा शक्ति उतार सकता है। वो अविश्वास के साथ अपने पति को देखती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें दृढ़ हो जाती हैं। नहीं, माफ करना। मेरा भाव बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। तो मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं चाहता हूँ। मैं अपना हाथ उठाता हूँ और जब हम जीवन साथी बने थे तब बना स्वर्ग बंधन चिन्ह चकनाचूर हो जाता है। प्रणाली की आवाज गूंजती है, बधाई हो खिलाड़ी, तलाक पूर्ण। सेराफिन की साधना शक्ति तुम्हारी शक्ति की तुलना में नगण्य। तुम्हारी लगभग आधी शक्ति अब उसे हस्तांतरित हो चुकी है। एक पल में मेरी आधी साधना शक्ति गायब हो जाती है और सेराफिन महागुरु सम्राट के प्रथम चरण से सीधे तृतीय उपचरण तक पहुंच जाती है। सिलवारा अवाक होकर देखती रह जाती है। अविश्वसनीय, यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। निर्मल सम्राट सिंहासन सच में सभी बंधन तोड़ने की मांग करता है। यह तलाक बिल्कुल सही निर्णय था। प्रणाली फिर बोलती है, 10 लाख गुना साधना वापसी सफल। हालांकि खिलाड़ी की साधना शक्ति का 10 लाख गुना आधा भाग इस संसार की क्षमता से परे है। इसे अभी के लिए खिलाड़ी के आत्मा सागर में संग्रहित किया जाएगा। जब भी जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतनी निकाल लें। एक सौहार्दपूर्ण चेतावनी, यह संसार खिलाड़ी की पूर्ण शक्ति को एक साथ नहीं संभाल सकता। पूर्ण रूप से प्रकट करने से वास्तविकता टुकड़ों में बिखर जाएगी, इसलिए सावधान रहें। ध्यान रखें कि इस ग्रह पर जीवित हर प्राणी को अनजाने में नष्ट न कर दें। मैं प्रणाली की सूचना को देखता रहता हूँ। मुझे खुशी के करीब भी कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि ठीक मेरे सामने एक बच्चा रो रहा है, दूसरा बिल्कुल चुप हो गया है। पिताजी, क्या आप सच में एक दूसरे को छोड़ रहे हैं? मैं धीरे से मोची के माथे पर हाथ फेरता हूँ। मोची, रो मत, मैं वादा करता हूँ पिताजी हमेशा तुमसे प्यार करते रहेंगे। जो भी उष्मा मेरे भीतर बची है अब वो केवल मेरे बच्चों की है। इस बीच सेराफिन जानती है कि निर्मल सम्राट सिंहासन केवल रोमांटिक बंधन तोड़ने की मांग करता है। वो बच्चों को अपने पास रखना चाहती है। बच्चों, मैंने तुमसे पहले भी पूछा था, क्या तुमने फैसला किया? तुम मेरे साथ रहोगे या अपने पिताजी के साथ जाओगे? लायरा ने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच ली हैं कि उसके पोर सफेद पड़ गए हैं। कोई भी बच्चा नहीं हिलता। सिलवारा एक कटार और एक तलवार निकालती है। रेन, लायरा, ये दोनों दिव्य अस्त्र तुम्हारी माँ ने पहले से तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। इधर आओ, ये शस्त्र तुम्हारे हैं। अपनी माँ का अनुसरण करो और अपनी प्रतिभा, अपने वरदानों और वो सब कुछ लेकर जो वो तुम्हें दे सकती हैं। तुम दोनों एक दिन सम्राट पद तक अवश्य पहुंचोगे, यह निश्चित है। तभी रेन, जो इस पूरे समय फर्श को घूरता रहा था, अंततः हिला। वो घुटनों पर झुक जाता है। पिताजी माफ करना, मैं माँ के साथ जाना चाहता हूँ। मैं धीरे से उसके सिर पर हाथ रखता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए नहीं रहूंगा। अपनी माँ की बात मानना, कठिन परिश्रम से साधना करना। वो खड़ा होता है और सेराफिन की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, सिलवारा जल्दी से उसे युद्ध कटार देने के लिए आगे बढ़ती है। रेन उसे देखता है। उसकी आंखें इस तरह चमक उठती हैं जैसे उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिल गया हो। सिलवारा संतुष्ट मुस्कान के साथ लायरा की ओर मुड़ती है। लायरा, इधर आओ, यह तलवार तुम्हारी है। यह सुन लायरा की मुट्ठियां भींची रहती हैं। वो आगे बढ़ती है, स्थिर सुविचारित कदमों से। लेकिन जब वो सेराफिन के पास पहुंचती है तो अपनी माँ को कड़ी नजरों से देखती है। अपने भाई को शुद्ध तिरस्कार से भरी एक नजर देती है और फिर पलट कर सीधे मेरी तरफ चली आती है। पिताजी, आपकी बेटी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं उसे देखता हूँ और मेरे भीतर जो कुछ जम गया था वो पिघलने लगता है। लायरा, क्या तुम्हें यकीन है? लायरा अपनी माँ से कुछ नहीं कहती। लायरा, तुम अब भी छोटी हो। तुम पूरी तरह नहीं समझती कि यहाँ क्या दांव पर लगा है। अपने भविष्य के बारे में सोचो। अगर तुम अपने पिताजी के साथ गई तो तुम कभी सम्राट पद तक नहीं पहुंच पाओगी। तुम सबके बिना भी मैं अपने दम पर सम्राट पद तक पहुंचूंगी। जैसे ही रेन उसे समझाने के लिए मुंह खोलता है, लायरा उसे बीच में ही रोक देती है। एक शब्द
शब्द मत बोलना। एक शब्द और बोला तो मेरा कोई भाई नहीं रहेगा। वो जानती है कि वो क्या कर रही है। हमेशा साधना में डूबी रहने वाली माँ की तुलना में उसके पिता का प्यार कभी एक भी छोटी सी बात चूका नहीं है। रेन उसकी बातें सुनकर सिर झुका लेता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि वो भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले रही है। माँ के संसाधनों के बिना वो दोनों अपनी पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाशाली नहीं बन पाते। इस बीच पास खड़ी भीड़ फुसफुसाहटों से गूंजने लगती है। सेराफिन सीधे महागुरु सम्राट के उच्च चरण तक पहुंच गई। ऐसी प्रतिभा का मतलब है कि वो दिव्य लोक की सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बनने के लिए नियत है। उसका अनुसरण न करना उस लड़की की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। सेराफिन देखती है कि लायरा का मन पक्का हो चुका है। वो अपनी छोटी बेटी की ओर मुड़ती है। मुची, तुम्हारा क्या? मुची मेरा हाथ पकड़कर कसकर दबा लेती है। माँ बहुत बुरी है, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। सेराफिन उसे देखती है। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान है। मुची, इधर आओ। मैं दिव्य लोक के सबसे प्रसिद्ध पाक कला के उस्तादों को नियुक्त करूंगी। वो तुम्हारे लिए हर रोज स्वादिष्ट खाना और मिठाइयां बनाएंगे। तुम बुरी इंसान हो, मुझसे बात मत करो। पिताजी चलिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं अपनी छोटी बच्ची का दिल टूटा चेहरा देखता हूँ। मोची, आंखें बंद करो और थोड़ी देर आराम करो। पिताजी को बस एक पल चाहिए, फिर हम चले जाएंगे। मैं अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाता कि मोची मेरी बाहों में पहले ही सो जाती है। मैं उसे लायरा को सौंप देता हूँ और सेराफिन का सामना करने के लिए चलता हूँ, ठंडा और उदासीन। एक पल के लिए जब तलाक पूरा हुआ तो मुझे कोई भविष्य नहीं दिखा, लेकिन जिस पल मेरी बेटियों ने मेरे साथ रहना चुना, एक नया रास्ता खुल गया। महागुरु सम्राट क्षेत्र, प्रभावशाली। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम हमारी बेटियों से भी अधिक शक्तिशाली बनोगी। इससे अधिक क्रूर कुछ नहीं कहता। आखिरकार मैंने सच में एक बार इस स्त्री से प्रेम किया था, लेकिन अगले ही पल मैं सिलवारा को गले से पकड़ लेता हूँ। तुमने अपने हर हथकंडे से मेरे बच्चों को प्रभावित करने की कोशिश की। एकमात्र कारण जिससे तुम अभी भी सांस ले रही हो वो है उसकी गुरु के रूप में तुम्हारी भूमिका। और क्योंकि मेरे बच्चे देख रहे हैं, मर चुकी होती, मैं उसे परे फेंक देता हूँ और अपने बेटे की ओर मुड़ता हूँ। जब मैं चला जाऊं तो अपना ख्याल रखना। फिर मैं यारा और अपने पुराने मित्र होल्ट के पास जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ, वापस आने का कोई इरादा नहीं है। इसे मेरी विदाई समझो। होल्ट की आंखें अपराध बोध से भरी हैं, क्योंकि सिलवारा ने जो दोनों दिव्य अस्त्र निकाले थे वो उसी के हाथों बने थे। केन, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। चलो साथ चलते हैं। नहीं होल्ट, मैं दानव लोक जा रहा हूँ। वही मेरा मूल स्थान है। अपना आत्मा संदेश पत्थर अपने पास रखना। अगर कभी मुझे ढूंढना हो तो दानव लोक आ जाना और मैं किसी को तुम्हारे लिए भेज दूंगा। अपना ख्याल रखना। मैं आकाश में उठता हूँ और पहली बार अपनी सच्ची साधना आभा को स्वतंत्र रूप से सांस लेने देता हूँ। फिर अपनी बेटियों को लेकर आकाश में ऊपर उड़ जाता हूँ। पूरी भीड़ जो देख रही है उससे जड़ हो जाती है। यह तो दानव लोक का है, महागुरु सम्राट क्षेत्र के शीर्ष पर, कम से कम। और ये इतने समय से हमारे बीच दिव्य लोक में रह रहा था, किसी को कैसे पता नहीं चला? सेराफिन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो 1000 वर्षों से धोखे में थी। सेराफिन, यह व्यक्ति दानव लोक से है। तुमने उसे छोड़कर बिल्कुल सही किया। जिस पल उसने देखा कि तुम उच्च चरण महागुरु सम्राट तक पहुंच गई हो, उसका अहंकार चटक गया। जब तुम शिखर पर पहुंचोगी तो तुम्हारी शक्ति उसे पूरी तरह कुचल देगी। सेराफिन सिर हिलाती है। उसकी प्रतिभा अब 100 करोड़ वर्षों में दानव लोक ने जो सबसे शक्तिशाली दानव सम्राट देखा है उसकी बराबरी करती है। आधे घंटे बाद मैं अपनी बेटियों के साथ दिव्य लोक और दानव लोक की सीमा पर खड़ा हूँ। लायरा, मोची, हमारे सामने दानव लोक है। क्या तुम डरी हुई हो? पिताजी के होते हुए हम किसी से नहीं डरते। बिल्कुल सही, मोची भी नहीं डरती। मैं दोनों के सिर गर्मजोशी से सहलाता हूँ। सच में डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी काफी समय से अपराजेय हैं। पिताजी, क्या आप सच में इतने अपराजेय हैं? क्या आपने हमें हमेशा यही नहीं सिखाया कि हमेशा कोई न कोई और शक्तिशाली होता है और हमें कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए? यह नियम आप पर भी लागू होता है। लेकिन तुम्हारे पिताजी अपवाद हैं, क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसके बारे में बाकी सब बात करते हैं। लायरा जोर से हंस पड़ती है और मुंह ढक लेती है। पिताजी, आप कितने निर्लज्ज हैं। हाँ हाँ हाँ, पिताजी की बात में थोड़ा दम है, लेकिन बस थोड़ा सा। मैं अपनी दोनों बेटियों को हंसते देखता हूँ और मेरे भीतर का हर काला बादल छोड़ जाता है। अच्छा चलो, पिताजी तुम्हें दानव लोक की सैर कराने ले चल रहे हैं। पिताजी, क्या दानव लोक में खाना अच्छा होता है? बहुत अच्छा। और मेरी जान पहचान एक पुराने दानव से है। उसके हाथ का खाना तो किंवदंती है, लेकिन वहां जाने से पहले मुझे तुम्हें एक जगह ले जाना है। कुछ पलों बाद मैं उन्हें जमीन के अंदर गहराई में ले जाता हूँ। पिताजी, हम कहाँ हैं? यह दानव लोक में मेरे समय का पुराना तहखाना है। रेन को एक दिव्य युद्ध कटार मिली है ना, तो पिताजी तुम्हें अपने हथियार सौंप रहे हैं। इतना कहकर मैं अंधेरे में आवाज लगाता हूँ। छाया, कहाँ चली गई तुम? मैंने कहा था यहीं रहना। मैं इंतजार करता रहा और तुम्हारा कोई निशान नहीं। मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ और अगले ही पल एक तलवार और गहरे काले कवच का एक सेठ लावे से फूटकर ऊपर आता है। यह रक्त कोहरा कवच है, वो जो मैंने दानव लोक पर राज करते समय पहना था। अब दिन की रोशनी देखने का वक्त आ गया है। तलवार चमकते हुए मेरे हाथ में आ जाती है। लायरा, इस दिव्य तलवार का नाम है नवमुकुट दिव्य लोक संहारक, लेकिन मैंने हमेशा इसका असली नाम पसंद किया है, रंजिश। आज से यह तुम्हारी है। फिर मैं तलवार की ओर मुड़ता हूँ। रंजिश, यह मेरी बेटी है, मेरी सबसे प्रिय। आज से इसकी अच्छी तरह सेवा करना, समझे? तलवार गुनगुनाती है जैसे सहमति में हो। तो लायरा, इसे लो। पिताजी, मैं नहीं ले सकती, यह बहुत कीमती है और मेरी साधना इस जैसी तलवार के लिए अभी काफी मजबूत नहीं है। वो महसूस कर सकती है। इस तलवार की आभा उसके भाई की कटार से 1000 गुना से भी अधिक शक्तिशाली है। लायरा, इस सब की चिंता मत करो। तुम्हारी रगों में मेरा खून बहता है। इस पूरे संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी तुम हकदार न हो। केवल वो चीजें हो सकती हैं जो तुम नहीं चाहती। लायरा हंस देती है। पिताजी, यह बात थोड़ी अच्छी लगी, लेकिन फिर
तभी मुझे थोड़ी हंसी आई। तो फिर इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब जब हम दानव लोक में हैं तो शायद मुझे अपना तौर तरीका बदलना पड़ सकता है। यह जगह निर्मम है। दिव्य लोक की सामाजिक शिष्टाचार जैसी यहाँ कोई बात नहीं। यहाँ केवल एक ही चीज मायने रखती है कि कौन सबसे जोर से मारता है। यही कानून है। इसलिए पिताजी को यह सुनिश्चित करना है कि तुम दोनों पूरी तरह सुसज्जित हो। मैं तलवार लायरा के हाथों में थमा देता हूँ, फिर मोची की ओर मुड़ता हूँ। मोची, पिताजी के पास तुम्हारे लिए भी कुछ खास है। कवच अचानक सिकुड़ता है और उसकी तरफ तैरने लगता है। पिताजी, क्या यह मेरे लिए है? लेकिन यह थोड़ा बदसूरत लग रहा है। जैसे ही बदसूरत शब्द निकलता है, कवच सच में कांप उठता है। मैं हंसी रोक लेता हूँ। रक्त कोहरा कवच, सुना तुमने? मेरी बेटी को तुम्हारा रूप पसंद नहीं आया। अपने आप को बदलो, एक ऐसा रूप लो जो बच्चे को पसंद आए। अगले ही पल भयावह और रौबदार रक्त कोहरा कवच कुछ प्यारा और मनमोहक बन जाता है। मोची तुरंत उस पर मोहित हो जाती है। मैं कवच को अंगूठा दिखाता हूँ। मोची, अब पसंद आया? बहुत पसंद आया। अच्छा, अब इसे एक नया नाम दो। तुम इससे बात कर सकती हो, इसका रंग बदल सकती हो, इसे अदृश्य, छोटा या बड़ा कर सकती हो, जो चाहो वो। वाह, यह सब कर सकता है। ठीक है, मुझे नाम सोचने दो। वो अपनी उंगली चबाती है, फिर खिल उठती है। मिल गया, मैं इसे डोनट कहूंगी। जैसे ही वो यह कहती है, रक्त कोहरा कवच आहत गरिमा के साथ सिसकने लगता है। मैं तुरंत उसे एक हाथ से थपथपाता हूँ। अरे सुना, अब तुम्हारा नाम डोनट है। कवच जल्दी से जवाब देता है, जैसे सहमत हो। लगता है यही ठीक है। लायरा बिल्कुल चुप हो जाती है। मैं लावे में वापस हाथ डालकर साधना के लिए विभिन्न दानव क्रिस्टल निकालता हूँ। जाने की तैयारी करते हुए मैं सोचता रहता हूँ कि छाया कहाँ भाग गई। मैंने उसे इस तहखाने की रखवाली का आदेश दिया था। मैंने योजना बनाई थी कि वो मेरी बेटियों की देखभाल करे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हम भूमिगत तहखाने से निकलते हैं और मैं अपनी बेटियों को छायावन नगर लाता हूँ। यहाँ एक पुराने परिचित की साधना धर्मशाला है और इसकी ऊर्जा मेरी बेटियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त लगती है। छायावन नगर की सड़कों पर लायरा हैरानी से चारों ओर देखती है। पिताजी, यह शहर मेरी कल्पना जैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगा था यहाँ अराजकता होगी, लेकिन तभी लायरा अचानक आकाश की ओर देखकर चिल्लाती है, पिताजी देखो, ऊपर लोग लड़ रहे हैं। ऊंचे आकाश में क्रूर मुस्कान लिए पुरुषों का एक झुंड एक लाल पोशाक में एक स्त्री को घेरे हुए है। इसे हम जाने नहीं देंगे। आज रात मजा आने वाला है। मजा बाद में, पहले यह देखो कि वो क्या लेकर चल रही है। हालांकि दिखने में भी कमाल है। पिताजी, वो लोग उसे निशाना बना रहे हैं, तो क्या तुम उसकी मदद करना चाहती हो? मैं पहले से जानता हूँ मेरी बेटी इस तरह की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। शायद मुझे दखल नहीं देना चाहिए। ज्यादा मत सोचो। दानव लोक में लड़ाई आम बात है, लेकिन मैं अभी भी दिव्य लोक की तकनीकों पर चल रहा हूँ। क्या हो अगर बीच में कूदने से पूरी भीड़ मेरे खिलाफ हो जाए? मैं बिल्कुल निश्चिंत दिखता हूँ। जितने भी आए पिताजी संभाल लेंगे। जो करना हो करो, किसी बात की चिंता मत करो। लायरा को बस इतना ही सुनना था। पिताजी, मैं जा रही हूँ। जाओ, उस नई तलवार को असली परीक्षा दो। लायरा एक पल में गायब होती है और लाल पोशाक वाली स्त्री के पास प्रकट हो जाती है। मैं आ गई। वो तलवार घुमाती है और रोशनी की एक चमक में हमलावरों में से एक मरकर गिर जाता है। बचे हुए चारों तुरंत तन जाते हैं, खासकर जब वो लायरा के हाथ में तलवार देखते हैं। लाल पोशाक वाली स्त्री की उम्मीद एक पल में ही खत्म हो जाती है। एक पल पहले वो राहत महसूस कर रही थी, लेकिन अब वो जानती है कि कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। इस बीच लायरा अपने हाथ में तलवार को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। यह उसकी कटार जैसे ही वर्ग का हथियार है, फिर भी एक हल्के से वार ने एक जान ले ली। सुनो सब, दिव्य लोक की एक बाहरी महिला दानव लोक में घुसी है और हमारे एक साथी को मार डाला है और उसके पास 10वीं श्रेणी की तलवार है। सब मिलकर उसे गिराओ और तलवार उसे मिलेगी तो उसे हासिल करे। इससे पहले कि ये शब्द हवा में घुले, दानव लोक के लड़ाकों की एक लहर चारों तरफ से आ पड़ती है, लेकिन लायरा शांत रहती है और मुझे एक आत्मा संदेश भेजती है, तैयार हो? तैयार हूँ। जितनी जोर से चाहो मारो। मुझे उसकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं, क्योंकि यहाँ की हर एक चीज मेरे नियंत्रण में है। तो लायरा भीड़ पर टूट पड़ती है और लाल पोशाक वाली स्त्री वो पूरी तरह भूल जाती है। वो लायरा को घिरते देखती है, दो विकल्पों के बीच बंटी हुई। अभी भाग जाने का यही सबसे सही वक्त है, लेकिन एक पल की हिचकिचाहट के बाद वो दांत पीसती है, लायरा के साथ लड़ने का फैसला करती है और वापस कूद पड़ती है। मैं उस पर एक नजर डालता हूँ। बुरी नहीं है, इसमें थोड़ी शराफत है। भागी नहीं, रुको। यह लड़की किसी जानी पहचानी जैसी क्यों लग रही है? लेकिन इससे पहले कि मैं आगे सोच पाऊं, एक ठंडी शिकारी आवाज हवा को चीरती है, 10वीं श्रेणी की तलवार। आज इतना भाग्यशाली मुठभेड़ की उम्मीद नहीं थी। दोनों इसे मुझे सौंप दो। यह बुरा है। यह तो पवित्र राजा क्षेत्र का साधक है। ऐसे किसी के यहाँ होने पर वो तलवार हमारी पहुंच से पूरी तरह बाहर है। लेकिन जिस पल बूढ़े की नजरें मेरी नजरों से मिलती हैं, उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। गुरु सम्राट क्षेत्र, यह जूनियर अंधा था। कृपया वरिष्ठ जन आगे बढ़े। मैं अब भी जा रहा हूँ। रुको। मुझे वो अकड़ पसंद आई जो तुम्हारे अंदर एक पल पहले थी। इससे पहले कि वो जवाब दे, बूढ़ा आदमी खुद अपनी दोनों बाहें तोड़ लेता है। मैं गलत था, कृपया दया करें। ठीक है, तुम जरूरत पड़ने पर काफी समझदार हो। जान बख्शने के लिए शुक्रिया। वो गायब हो जाता है। मैं आकाश में बचे हुए लड़ाकों को आवाज लगाता हूँ, मेरी परवाह मत करो, लड़ाई जारी रखो। लायरा मन में सोचती है, तो महागुरु सम्राट क्षेत्र का पिता होना ऐसा लगता है, लेकिन उसके आसपास के लड़ाके बेवकूफ नहीं हैं। वो सभी एक साथ भागने की कोशिश करते हैं। मैं बस अपना हाथ उठाता हूँ और एक रोकने वाली बाधा पूरे आकाश को बंद कर देती है। नहीं, वो पूरी ताकत से बाधा पर प्रहार करते हैं, लेकिन वो एक बार भी नहीं कांपती। लायरा और लाल पोशाक वाली स्त्री काम पर लग जाती हैं। 2.5 मिनट बाद लायरा पर टूट पड़ने वाला हर एक लड़ाका मर चुका है। लायरा दौड़कर मेरे पास आती है। पिताजी, यह तलवार मुझे बिल्कुल सही लगती है। मैं सिर हिलाता हूँ।
पहले से सोच रहा हूँ। मुझे उसके लिए सही साधना तकनीक ढूंढनी होगी और उसकी पुरानी नींव को दानवीय सार में बदलना होगा। दानव लोक में दिव्य लोक की तकनीकें बहुत अधिक अनावश्यक ध्यान आकर्षित करती हैं, लेकिन ठीक उसी पल शून्य से एक ठंडी आवाज रिसती है। दूर से 10वीं श्रेणी की तलवार की आभा महसूस हुई। सोचा था शायद गलत हो, निकला कि गलत नहीं था। हाँ, लगता है यह यात्रा बेकार नहीं गई। प्रेतात्मा पंथ मेरी स्मृति में एक जाना पहचाना चेहरा कौंधता है। मैंने उस पंथ के हर एक महागुरु सम्राट को मिटा दिया था, फिर भी मुश्किल से 1000 वर्षों में उन्होंने एक और पैदा कर लिया। मेरे लिए सही समय है। क्या ऐसा है? अगर मुझे सही याद है तो किसी और ने अभी कुछ ऐसा ही कहा था और मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि उसने अचानक अपनी दोनों बाहें क्यों तोड़ ली और दुम दबाकर क्यों भाग गया। तुम मौत मांग रहे हो? प्रेतात्मा पंथ बहुत लंबे समय से शांत रहा है। बहुत से लोग भूल गए हैं कि हम कितने शक्तिशाली हो गए हैं। क्योंकि ऐसा है तो आज मैं तुम्हें माध्यम बनाकर दुनिया को घोषणा करूंगा। प्रेतात्मा पंथ, पटाता पंथ अपने शिखर पर। वाह, बहुत खूब। न केवल तुम मेरी तलवार छीनने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि मेरी बात भी चुरा रहे हो। लगता है प्रेतात्मा पंथ को अभी कुछ और साल भूमिगत रहने की जरूरत है। इससे पहले कि मैं बात खत्म करूं, प्रेतात्मा पंथ का लड़ाका, जो अभी भी वो मुस्कान लिए हुए है, पाता है कि मेरा हाथ उसके गले पर बंद है। जब उसे एहसास होता है कि वो छूट नहीं सकता। नहीं, यह असंभव है। मजेदार है, तुम्हारे पूर्वज ने भी मरने से ठीक पहले यही शब्द कहे थे। तुम्हारा पूरा खानदान बहुत एक जैसा है। जैसे ही मैं बात खत्म करता हूँ, उसके शरीर से एक भयावह काला धुआं फूट पड़ता है और कुछ ही पलों में वो काली राख में बिखर जाता है। लाल पोशाक वाली स्त्री स्तब्ध होकर देखती रह जाती है। यह क्या था? काली ऊर्जा, और वो तो महागुरु सम्राट क्षेत्र के मध्य चरण का था। मैं मोची के पास वापस जाता हूँ। मोची डर गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो लगा पिताजी अभी बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं अपनी इस छोटी सी बच्ची को देखता हूँ और सोचता हूँ मेरी यह छोटी सी खजाना सच में कुछ खास लेकर चली है, मेरे खानदान के योग्य। लेकिन ठीक उसी पल आकाश में भयावह तूफानी बादल फट पड़ते हैं। फिर एक गर्जनाशील बुजुर्ग आवाज आती है। मेरे शहर में हत्या करने की हिम्मत किसने की? दबाव की एक कुचलने वाली लहर नीचे आती है। यह खुद शहर के स्वामी है। जिसने भी यह किया वो खत्म हो गया। क्या मतलब? छायावन नगर के स्वामी पूरे दानव लोक के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हैं, महागुरु सम्राट क्षेत्र के शिखर पर। लेकिन मैं बस हल्के से मुस्कुराता हूँ। यह बूढ़ा अभी भी दिखावा करना पसंद करता है। बादलों से एक आकृति धीरे धीरे उतरती है। किस तुच्छ प्राणी ने यह हिम्मत दिखाई? अपना नाम बताओ। तुम्हारे दादा। अब नीचे आओ और इज्जत दिखाओ। यह धृष्टता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? रुको, क्या मैं सही देख रहा हूँ? इन शब्दों के साथ दबाव और तूफानी बादलों का हर निशान एक पल में गायब हो जाता है। वो आकृति मेरे पास उतर आती है, हंसते हुए। मुझे पता था तुम बदमाश। इन वर्षों में कहाँ थे? मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहा। मोची, ये वही बूढ़ा दानव है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जिसके हाथ का खाना किंवदंती है। मोची उसे देखती है, उसकी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। बूढ़ा दानव बस उलझा हुआ दिखता है। रुको, जरा रुको, ये तुम्हारी बेटियां हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं तुम्हें इतने समय तक दानव लोक में नहीं ढूंढ पाया। तुम इस सारे समय दिव्य लोक में औरतों के पीछे भागते रहे। मैं तुरंत उसे लात मारता हूँ, लेकिन जेफिर एक भी नहीं हिलता, बल्कि उसे वो जाना पहचाना एहसास वापस आ जाता है। इस बार मैं हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ। मुझे एक रहने की जगह, मैं तुम्हारे साथ यहाँ बसना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, पीछे मत हटना। जब से तुम गए मुझे एक भी ढंग का इंसान बात करने के लिए नहीं मिला, लेकिन अब न केवल तुम रह रहे हो, बल्कि 2 प्यारी खूबसूरत बेटियां भी साथ लाए हो। इस जगह में अब कुछ रौनक आएगी। तभी मुझे कुछ याद आता है। मैं ऊपर देखता हूँ। नीचे आओ। लाल पोशाक वाली स्त्री के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं है। वो पहले से ही मेरे सामने कांप रही है। तुम्हारा नाम क्या है? इस जूनियर का पूरा नाम सेना है। जैसे ही मैं उसका उपनाम सुनता हूँ, मुझे ठीक ठीक पता चल जाता है कि यह कौन है। क्या तुम्हारे पास जाने की कोई जगह है? मेरी बेटी दानव लोक में नई है और यहाँ की बहुत सी चीजों से अनजान है। तुम दोनों लगभग एक ही उम्र की हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम उसे यहाँ घुमाओ। सेना लायरा को देखती है और इस पल को थाम लेती है जैसे यह भाग्य ने उसे फेंकी हुई जीवन रेखा हो। वो जल्दी से सिर हिलाती है। बिल्कुल, आज से तुम हमारे साथ हो। थोड़ी देर बाद छायावन नगर के केंद्र में एक शांत आंगन में जेफिर गर्व से मुस्कुराता है। तो क्या लगता है? आमतौर पर यहाँ बस मैं अकेला होता हूँ, लेकिन अब जब तुम वापस आ गए हो, यह तुम्हारा है। मैं जाने पहचाने स्थान को देखता हूँ और भौहें चाह पे चढ़ाता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सच में तुम्हारी जगह है? क्या करूं? मुझे तुम्हारी जगह इतनी आदत हो गई थी कि बस पूरी नकल कर ली। मैं सिर हिलाकर हंस देता हूँ। तभी मोची अपना गुर्राता पेट थपथपाती है। पिताजी, मुझे थोड़ी भूख लगी है। मैं जेफिर की ओर देखता हूँ। दिखाओ क्या कर सकते हो। आखिरकार मेरा वक्त आया। मोची, जेफिर अभी सामग्री लेने जा रहा है। वो उसी जगह गायब हो जाता है और अगले ही पल वो ऊपर आकाश में प्रकट होता है, पूरे आंगन के आकार जितना एक दानव जानवर खींचते हुए। उस शाम रात के खाने के बाद जेफिर और मैं साथ बैठकर पीते हैं। शून्य में क्या देखते रहते हो? बच्चे सो गए हैं, बस हम दोनों हैं। पीते रहो। मैं एक हल्की सी आह भरता हूँ कि हम एक दूसरे को 10,000 वर्षों से जानते हैं। मुझे पता चल जाता है जब तुम कुछ बोझ उठाए हो तो इन दोनों की माँ तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मैं उसकी ओर एक नजर डालता हूँ और कुछ नहीं कहता। ठीक है, भूल जाओ, बस पीते हैं। आज रात हम तब तक पीते हैं जब तक हो सके, लेकिन मुझे एहसास होता है कि मुझे सच में किसी से यह जोर से कहना है। मैं एक सांस लेता हूँ। उनकी माँ ने मुझे तलाक दे दिया। जब फिर जम जाता है। एक औरत तुम्हें तलाक कैसे दे सकती है? मैं उसे सब कुछ बताता हूँ जो अभी हुआ। जब मैं खत्म करता हूँ तो मुझे सीने पर से एक बोझ उठता महसूस होता है, लेकिन जयफिर चुप हो जाता है। उस औरत से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। उसे पता ही नहीं कि उसने क्या खो दिया। फिर जयफिर झुककर पास आता है। लेकिन काल्पनिक रूप से अगर वो औरत कभी एहसास करे कि वो गलत थी, तो क्या तुम उसे माफ
कर सकते हो? वो तुम्हारे बच्चों की माँ है आखिरकार। मैं उसे स्थिर नजरों से देखता हूँ। तुम मुझे सबसे अच्छे से जानते हो। यह सवाल तुम्हारी तरफ से कभी नहीं आना चाहिए था। सही कहा, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। फिर जेफिर एक चालाक मुस्कान लाता है। हम दोनों के बीच की बात है। यहाँ एक इंसान हर साल तुम्हें ढूंढने आती थी, खासकर फ्रोस्ट। उसने 1000 वर्षों तक दानव लोक छान मारा। सुना है वो तुम्हें ढूंढने दिव्य लोक भी गई, लेकिन गलती से दानव लोक की साधक के रूप में उसकी पहचान उजागर हो गई। वहां महागुरु सम्राटों के एक दल ने उस पर हमला कर दिया और वो काफी बुरी तरह घायल होकर वापस आई। ठीक होने में बहुत समय लगा। वो लड़की सच में तुम्हें चाहती है। यह सुनकर एक असाधारण स्त्री की छवि मेरे मन में तैरने लगती है। वो जीवित रही, यही बहुत है। ऐसी औरत को तुम मौका क्यों नहीं दोगे? मैं भौं उठाता हूँ। यह क्या है? क्या तुम फिर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं जल्दी से विषय बदलता हूँ। मेरी साधना तकनीक मेरी बेटी के लिए सही नहीं है। देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी उस पर काम करे या नहीं। इतना आसान है। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। अगर काम नहीं किया तो मैं दानव लोक का कोना कोना छान मारूंगा जब तक कुछ सही न मिल जाए। इस बीच लायरा के कमरे में, लायरा मुझे नींद नहीं आ रही। क्या हुआ? मुझे माँ से नफरत है। मुझे पता है कि है, लेकिन मैं भी। लायरा मोची के बालों को सहलाती है। उनके बारे में मत सोचो, हमारे पास पिताजी हैं, बस यही काफी है। लायरा, क्या हम माँ को कभी दोबारा देखेंगे? देखेंगे। कब? जब हम दोनों महागुरु सम्राट क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे, तब साथ मिलकर उनसे मिलने जाएंगे। सच में? और जब वो दिन आएगा मैं खुद उन्हें हराऊंगी और दिखाऊंगी कि उनका फैसला गलत था। ठीक है, मोची भी अब कड़ी मेहनत से साधना करेगी। हम मिलकर उन्हें हराएंगे। अगली सुबह मैं दोनों बेटियों को प्रशिक्षण कक्ष में लाता हूँ। जेफिर ने तकनीक सौंप दी। लायरा जेफिर के सामने पालथी मारकर बैठती है। उसकी उंगलियां चमक रही हैं, लेकिन तभी लायरा बोल पड़ती है। जेफिर, क्या तुम उस छोटी बिजली की गेंद को थोड़ा दूर कर सकते हो? यह मुझे भटका रही है। जेफिर मेरी ओर देखता है। मैं सपाट स्वर में कहता हूँ, यह तो संभव होना चाहिए। वो तुरंत सिर हिला देता है। थोड़ी देर बाद लायरा गहरी एकाग्रता की अवस्था में चली जाती है, लेकिन तभी सबसे अप्रत्याशित इंसान मोची, जिसने कभी साधना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, अचानक बोलती है, पिताजी मैं भी साधना करना चाहती हूँ। मैं उसे हैरानी से देखता हूँ। जेफिर, मोची को भी एक बार आजमाने दो। वो सिर हिलाता है। तकनीक सौंपने के बाद जेफिर एक अजीब भाव के साथ मेरी ओर मुड़ता है। लायरा की स्थिति मुझे सच में फ्रॉस्ट की याद दिलाती है। अभी उसके स्तर तक नहीं पहुंची, लेकिन वो मानसिक अवरोध एक ही समस्या है और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जानते हो, उस वक्त तुमने फ्रॉस्ट को ठुकराने का कारण ठीक यही व्यक्तित्व था, है ना? और अब तुम्हारी बेटी बिल्कुल उसी जैसी है। तुम सच में बस करो। कल मैं तुमसे कुछ पूछना भूल गया था। क्या तुमने इन वर्षों में छाया को कहीं देखा? वास्तव में देखा, क्योंकि उसने मेरा सबसे अच्छा हथियार थंडरस्मोक ब्लेड चुरा लिया। मैं रोकने से पहले ही शर्म से लाल हो जाता हूँ और फिर कुछ नहीं। साफ कह देता हूँ, तुम्हें मेरा थंडरस्मोक ब्लेड वापस दिलाना है और वो जानवर तुम्हारा बंधित प्राणी है, लेकिन मुझे अभी नहीं पता वो कहाँ है। बंधन? जब मैं गया तब मैंने उसका आधा बंधन तोड़ दिया था। जेफिर चुप हो जाता है। 2.5 मिनट बीत जाते हैं। लायरा आंखें खोलती है। पिताजी, ये तकनीक अच्छी लगती है, लेकिन कुछ थोड़ा सा गलत महसूस हो रहा है और मैं समझ नहीं पा रही। मैं उसके सिर पर हाथ रखता हूँ और ध्यान से महसूस करता हूँ। एक पल बाद, यह तकनीक तुम्हारे साथ लगभग 90% संगत है, बस पूरी तरह सही नहीं है। कोई बात नहीं, पिताजी तुम्हारे लिए कुछ बेहतर ढूंढेंगे। लेकिन तभी, पिताजी, मोची जो कर रही है, क्या वो सच में काम कर रहा है? जेफिर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हे भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को पहली ही बार में इस तरह का परिणाम निकालते नहीं देखा। पिताजी, क्या मैं कुछ प्रभावशाली कर रही हूँ? हाँ, जब मैंने पहली बार शुरू किया था उससे कहीं अधिक प्रभावशाली। मैं तुरंत लायरा की ओर मुड़ता हूँ। लायरा, हिम्मत मत हारो, पिताजी तुम्हारे लिए बेहतर तकनीक ढूंढ निकालेंगे। लायरा चुपचाप सिर हिला देती है। बाद में जेफिर मुझे आंगन में एक तरफ ले जाता है। मेरे ख्याल से तुम्हें लायरा को फ्रॉस्ट की साधना तकनीक आजमाने देनी चाहिए। फिर वही बात, अगर यह मेरे रिश्ता जोड़ने के इरादे के बारे में नहीं है और वो सच में एक जैसी लगती है, तो शायद तकनीक सच में मेल खाए। मैं सोचता हूँ, क्या अभी भी उससे संपर्क है? हालांकि उसका स्वभाव काफी तीखा हो गया है, खासकर जब से उसका हथियार चोरी हुआ। अब समझ आया, जितनी बार तुम मुझे उसके साथ होने के लिए धकेल रहे थे, वो तुम्हें धमकियां दे रही थी, है ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसे एक आत्मा संदेश भेजो, उसे यहाँ आने के लिए कहो। जेफिर साफ तौर पर राहत महसूस करता है। आखिरकार अब मुझे वो काम हर रोज दोहराना नहीं पड़ेगा। लेकिन बस 1/4 घंटे बाद मोची खिड़की से बाहर इशारा करती है। पिताजी, बर्फ पड़ रही है। कहीं से भी नहीं। ठीक उसी पल खिड़की के बाहर सफेद कपड़ों में एक आकृति प्रकट होती है। फ्रॉस्ट, जेफिर ने कहा तुम्हें कोई जरूरी खबर है। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? फ्रॉस्ट अंदर नहीं आती। उसे डर है कि वो उस जगह को परेशान कर देगी जिसके बारे में उसने वर्षों तक सपने देखे हैं। तभी अंदर से वो आवाज आती है, अंदर नहीं आओगी? अगले ही पल फ्रॉस्ट कमरे में आ जाती है। इन वर्षों में तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें पता है मुझ पर क्या बीती? जेफिर फ्रॉस्ट को अपना सारा संयम खोते देखता है और सिर हिलाता है। इस दुनिया में तुम ही एकमात्र हो जो उसे ऐसे व्यवहार करवा सकते हो। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी हमेशा थी। मैं काफी बदल गई हूँ वास्तव में। वो मेरे पास बैठी दोनों लड़कियों पर नजर डालती है, और ये दोनों मेरी बेटियां मोची और लायरा। इन्हें फ्रॉस्ट मौसी कहो। फ्रॉस्ट तुरंत एक मुंह भर खून उगल देती है और मैं साफ तौर पर चौंक जाता हूँ। उस परिचय को करवाने का मेरा अपना कारण था, लेकिन इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। कमरे में माहौल बहुत अजीब हो जाता है। लायरा, मोची को लेकर अपने कमरे में जाओ। ठीक है। लायरा
लायरा मोची को लेकर चली जाती है। अब केवल हम तीन बचते हैं। जेफिर हम दोनों के बीच नजरें घुमाता है। मैं भी चला जाता हूँ। तुम दोनों ठीक हो? कुछ करो। मैं फ्रॉस्ट की ओर मुड़ता हूँ। क्या तुम ठीक हो? वो अपने होठों से खून पहुंचती है। मैं ठीक हूँ। तुमने दिव्य लोक में शादी की? मैं सिर हिलाता हूँ। दोनों बच्चे खूबसूरत हैं, सच में बहुत प्यारे भी हैं। समझ में आता है तुम्हारे बच्चे हैं। जेफिर सब कुछ आर पार देख लेता है। तो इन बच्चों की माँ कहाँ है? वो और मैं तलाकशुदा हैं। फ्रॉस्ट की आंखें मुश्किल से छुपाई गई भावनाओं से भर जाती हैं। दबी हुई उत्तेजना। ओह, ये तो बड़े दुख की बात है। फ्रॉस्ट मुस्कुराने से खुद को मुश्किल से रोक पाती है। तो तुम उसके पास वापस नहीं जाओगे? नहीं, टूटे हुए दर्पण को फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। फ्रॉस्ट अपनी सबसे सहानुभूतिपूर्ण आवाज में आ जाती है, एक समर्पित विश्वास पात्र की तरह। बिल्कुल सच। जब किसी रिश्ते में कुछ टूट जाता है तो वापस नहीं जाया जा सकता, लेकिन तुम्हें आगे देखना होगा। मन ही मन वो सोच रही है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पहले किसी और से प्रेम किया। जब तक अब वो सब खत्म है, सब कुछ ठीक हो सकता है। तो इन दोनों बच्चों के पास अब कोई माँ जैसी छवि नहीं है। क्या तुमने उनके लिए नई माँ ढूंढने के बारे में सोचा है? उसके होठों के कोने हल्के से मुड़ते हैं। मैं गहरी सांस छोड़ता हूँ। शायद कभी। अभी मेरी किसी भी रोमांटिक चीज में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। समझ गई। लेकिन जब भी तुम उनके लिए नई माँ ढूंढने का फैसला करो, मुझे बताना। मेरी जान पहचान में कोई है जो बिल्कुल सही रहेगी। मैं जल्दी से विषय बदलता हूँ। जिस कारण मैंने जेफिर को तुमसे संपर्क करवाया, एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए। हम दोनों के बीच बस कहो। मेरी बड़ी बेटी को दानव लोक की साधना तकनीक चाहिए। मैं ऐसी तकनीक ढूंढ रहा हूँ जो सच में उस पर फिट हो। सोचा देखूं कि तुम्हारी तकनीक काम करे या नहीं। यह तो आसान है। मैं उसे देती हूँ और देखते हैं। इतने में फ्रॉस्ट समझ जाती है कि यही उसका मौका है। इन दोनों बच्चों का दिल जीतो और आखिरकार उसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो थोड़ी देर बाद फ्रॉस्ट लायरा के कमरे में आती है। अरे देखो इन दोनों को, क्या कर रही हो तुम दोनों? मैं दानव लोक के बारे में सीख रही हूँ। जो भी जानना हो फ्रॉस्ट मौसी से पूछो। मुझे यह जगह अंदर से बाहर तक पता है। शुक्रिया फ्रॉस्ट मौसी। इसमें शुक्रिया कैसा? इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। वैसे तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें अपनी साधना तकनीक दूं जब भी तैयार हो। अभी ठीक है। लायरा पालथी मारकर बैठती है और फ्रॉस्ट अपनी उंगलियों पर एक बिल्कुल पारदर्शी बर्फ का टुकड़ा संघनित करती है। लायरा उसके निर्दोष सटीक रूप को देखती है और एक गहरी स्थिर शांति की भावना उसके ऊपर छा जाती है। एक पल बाद लायरा आंखें खोलती है। ये बिल्कुल सही लगता है। एक भी चीज गलत नहीं लग रही। मैं लायरा के सिर पर हाथ रखता हूँ और ध्यान से जांचता हूँ। सही है। यह तकनीक तुम्हारे साथ पूरी तरह मेल खाती है। अब से इसी से साधना करो। लेकिन उससे पहले पिताजी को तुम्हारी पुरानी दिव्य लोक की नींव बदलनी होगी। मैं फ्रॉस्ट और मोची की ओर देखता हूँ। थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। पिताजी, मैं भी? हाँ, अपनी बहन को परेशान मत करो। क्या तुम्हें जमा हुआ तरबूज नहीं चाहिए था? फ्रॉस्ट मौसी से जाकर मांगो। वाह फ्रॉस्ट मौसी, चलो। मोची बिना एक पल सोचे फ्रॉस्ट का हाथ पकड़ लेती है। फ्रॉस्ट का पूरा शरीर एक हल्के झटके से कांप जाता है। किसी ने उसका हाथ इस तरह कभी नहीं पकड़ा था। मोची पहले से ही जमे हुए तरबूज में दांत गड़ा रही है। मोची, यह लो, ये आत्मा संदेश पत्थर। जब भी और चाहिए हो फ्रॉस्ट मौसी से संपर्क करना। मोची अपने हाथ के पिछले हिस्से से मुंह पहुंचती है। ठीक है, यह जमा हुआ तरबूज बहुत कमाल है। और वो वापस खाने में लग जाती है। फ्रॉस्ट यह देखती है और थोड़ा और गहरा जाने की कोशिश करती है। मोची, क्या तुम सच में ठंडा खाना इतना पसंद करती हो? जरूरी नहीं, मुझे बस वो सब पसंद है जो अच्छा लगता है। फ्रॉस्ट तुरंत यह नोट कर लेती है। यह बच्ची पूरी तरह खाने की दीवानी है। मोची, फ्रॉस्ट मौसी खाना बनाने में ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन सीख सकती हूँ। अब से तुम्हारे लिए तरह तरह की चीजें बनाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रॉस्ट पलक झपकाती है, अचानक असहज हो जाती है। तो फ्रॉस्ट मौसी तुम्हारे लिए दानव लोक की खास चीजें लाने का कोई तरीका ढूंढेगी। दानव गोले के बारे में क्या? उनकी खुशबू अकेले ही तुम्हारा दिमाग उड़ा देगी। मोची की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हाँ फ्रॉस्ट मौसी, आज से अब दानव लोक में मेरी दूसरी सबसे अच्छी दोस्त है। फ्रॉस्ट सिर झुकाती है। और पहले नंबर पर कौन है? जेफिर। जाहिर है, फ्रॉस्ट तड़क कर बोलती है। जेफिर, तुम मरे। ठीक उसी पल जेफिर जो अभी बाहर कदम रखा है उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ जाती है। यहाँ आओ। क्या? इस बार मैंने क्या किया? फ्रॉस्ट उसे पत्थर की छतरी के पास एक तरफ खींच ले जाती है। उसका पूरा रवैया बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। मुझे कुछ पूछना है। उस औरत के बारे में तुम क्या जानते हो? जेफिर हिचकिचाता है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा भी अच्छे से बात नहीं कर सकती? मैं इस पूरे समय तुम्हारे लिए अच्छे शब्द कहता रहा हूँ। तुम? ये मानना मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल। बस मुझे जो जानते हो वो सब बताओ। कुछ पलों बाद जेफिर ने सब कुछ बता दिया। जब फ्रॉस्ट सुनकर खत्म करती है, वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। असंभव, वो औरत सच में बेहद मूर्ख है। हाँ बिल्कुल, यही मैंने सोचा। फ्रॉस्ट खुद को रोकती है। नहीं नहीं, मुझे उसे मूर्ख नहीं कहना चाहिए। अगर उसने सच में जो उसके पास था उसकी कदर की होती तो मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिलता। और केन को जिस तरह मैं जानती हूँ वो कभी वापस नहीं जाएगा। जिसका मतलब है बस तुम्हें मेहनत करनी है और उसके दिल में जगह बनाने की संभावना काफी अच्छी है। जानते हो, मुझे अब तुम थोड़े सहनीय लगने लगे हो। आज तुम्हें नहीं मारूंगी। जेफिर बिल्कुल चुप रहता है। आधे घंटे बाद मैं सफलतापूर्वक लायरा की साधना नीम को दानव लोक के अनुकूल में बदल देता हूँ और इस प्रक्रिया में उसे पूरे एक बड़े क्षेत्र ऊपर भी पहुंचा देता हूँ। मैं लायरा को बगीचे में लाता हूँ। जब मैं फ्रॉस्ट और मोची को हंसते और खेलते देखता हूँ तो एक पल के लिए रुक जाता हूँ। तुम दोनों तो बहुत अच्छी बन गई हो। फ्रॉस्ट हंसती है। वो प्यारी और तेज है। मैं कैसे न बनती? मोची, जल्दी अपने पिताजी को बताओ दानव लोक में तुम्हारी नंबर एक दोस्त कौन है? फ्रॉस्ट मौसी। लायरा और मैं एक दूसरे को देखते हैं। यह औरत कमाल की है। लेकिन तभी मेरे स्थानिक भंडार में आत्मा संदेश पत्थर कंपन करने लगता है। मैं उसे निकालता हूँ। यह होल्ट है, दिव्य लोक में मेरा पुराना दोस्त। केन, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता। क्या मैं दानव लोक आ सकता हूँ? होल्ट, क्या हुआ? जब तुम गए तो सबको पता चल गया कि तुम दानव लोक से हो और चूंकि सब जानते हैं कि हम कितने करीब हैं, लोग अब कह रहे
हैं कि मैंने दिव्य लोक के साथ विश्वासघात किया, कि मैं ही वो था जिसने दानव लोक के जासूस को अंदर आने दिया। वो बस तुम्हारी पीठ पीछे बात कर रहे हैं। तुमने अपना फैसला कर लिया है। सीधे दिव्य लोक और दानव लोक की सीमा पर जाओ, फिर मुझे संदेश भेजो, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। ओह, लगभग भूल ही गया बताना, तुम्हारी पूर्वशाली यारा भी आने पर जोर दे रही है। केन, मैंने उसे मना नहीं किया क्योंकि यारा हमेशा मेरे और बच्चों के लिए अच्छी रही है। आत्मा संदेश खत्म करने के बाद दोनों बेटियां पहले से ही मेरे पास हैं। क्या होल्ट और यारा आ रहे हैं? मैं सिर हिलाता हूं और वो दोनों उत्साह से चमक उठती हैं। फ्रोस्ट, हालांकि यह सुनते ही आंखें सिकोड़ लेती है। बढ़िया। मुझे बहुत उत्सुकता है कि उस औरत की बहन कैसी है। वापस दिव्य लोक में एक भव्य कक्ष के भीतर। सेराफिन, क्या तुम चाहती हो कि मैं बच्चों को कुछ बताऊं? सेराफिन आंखें बंद करती है, एक सांस लेती है, फिर धीरे से कहती है, उन्हें बताओ कि उनकी माँ की अपनी जिंदगी है। उन्हें बताओ कि नाराज ना हो, मुझसे नाराज मत होना, और तुम बाहर सावधान रहना, जल्दी वापस आना। जितना ज्यादा समय तुम दानव लोक में रहोगे उतना ज्यादा खतरा होगा। यारा बिना एक और शब्द कहे चली जाती है, पूरी तरह मायूस। अगले दिन वो दोनों लोकों की सीमा पर पहुंचते हैं। होल्ट अपना आत्मा संदेश पत्थर निकालता है। केन, हम सीमा की दीवार तक पहुंच गए हैं, तुम कहां हो? संदेश भेजने के कुछ देर बाद उनके ठीक सामने कहीं से एक आकृति प्रकट हो जाती है। होल्ट तुरंत मुस्कुराता है। दानव लोक में पहली बार तुम्हें हमें सुरक्षित रखना होगा। आराम करो, दानव लोक में तुम्हें कोई छू नहीं सकता। अब चलो, लड़कियां इंतजार कर रही हैं। थोड़ी देर बाद मैं सबको आंगन में वापस लाता हूँ। जल्दी से परिचय का एक दौर होने के बाद फ्रॉस्ट अचानक मेरी ओर इशारा करती है और होल्ट और यारा से कहती है, ओह, मैं खुद का परिचय देना लगभग भूल ही गई। मैं भी इनकी प्रशंसक हूँ। गर्म माहौल तुरंत अजीब हो जाता है। मैं अविश्वास से फ्रॉस्ट की ओर देखता हूँ। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि केन यहाँ भी इतना लोकप्रिय होगा। होल्ट फ्रॉस्ट को थोड़ा और गौर से देखता है। रुको, क्या यह बिल्कुल वैसी नहीं दिखती जैसी वो दानव लोक की लड़ाकू थी जिसे एक बार दिव्य लोक के साधकों के झुंड ने घेर लिया था? मुझे समझ आ जाता है कि यह बात कहाँ जा रही है। तुम सब बहुत दूर से आए हो, थके हुए होंगे, पहले आराम करते हैं। केन, क्या तुम्हारे और सेराफिन के बीच सच में सब खत्म हो गया? अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो पूरी ताकत लगा दूंगा। आखिरकार मैं ही वो था जिसने तुम दोनों को मिलाया था। जरूरत नहीं, इसे जाने दो। ठीक है, उस हाल में मैं यहाँ हमेशा के लिए बस जाऊंगा। इस बूढ़े को वैसे भी हमेशा से हथियार बनाना पसंद रहा है और बाहरी दुनिया की मुझे जरा भी परवाह नहीं। बस मुझे एक बनाने की जगह दे दो और मैं खुश हूँ। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं सच में तुम्हारे उन दोनों बच्चों से प्यार करता हूँ। उन्हें स्वस्थ और खुशहाल बढ़ते देखना चाहता हूँ। बोलो। होल्ट की आंखों में दुख की एक लहर गुजरती है, फिर वो नजरें फेर लेता है। जो मैं पहले से जानता हूँ उसके अनुसार होल्ट की एक बेटी थी, वो बहुत छोटी उम्र में गुजर गई। ठीक है, मैं किसी से तुम्हारे लिए एक बनाने का कमरा तैयार करवाऊंगा। तुम दानव लोक में नए हो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा जाए। होल्ट हंसता है। मैं बस तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। जब भी कुछ बनवाना हो बस मेरे पास आ जाना, मैं मुफ्त में करूंगा। मैं मुस्कुराता हूँ। ठीक है, और तुम खुद भी ध्यान रखना, मैं जरूर उस मुफ्त मजदूरी का फायदा उठाऊंगा। एक पल बाद मैं गलियारे में कदम रखता हूँ और ठीक उसी वक्त यारा लायरा के कमरे से बाहर निकलती है। केन, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ? मैं रुकता हूँ, फिर मान जाता हूँ। हम बगीचे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन फ्रॉस्ट पूरी बात देख लेती है और जेफिर की ओर मुड़ती है। उसकी बहन उससे पहले ही अलग हो चुकी है, फिर भी यह उसे वैसे ही क्यों बुला रही है और अकेले में उसके साथ क्यों जा रही है? क्या उसे नहीं पता यह कैसा दिखता है? इसमें बड़ी बात क्या है? वो उसे बरसों से ऐसे ही बुलाती आई है, इससे कुछ फर्क नहीं। बस जाओ यहाँ से। तुम किसके पक्ष में हो? जेफिर को ठंडा पसीना आ जाता है। तुम सुनना ही नहीं चाहती, इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ। पिछले बगीचे में मैं यारा को देखता हूँ, अपनी पूर्व को। मुझे पहले से काफी अंदाजा है कि वो क्या कहने वाली है और सच में यारा अचानक पूरे 90 डिग्री झुक जाती है। केन, मैं माफी मांगती हूँ अपनी बहन की तरफ से। मैं एक लंबी आह भरता हूँ। मुझे पता है उसकी नीयत अच्छी है। उठो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मेरी परवरिश सेराफिन ने की, इसलिए मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ कि शक्ति उसके लिए कितना मायने रखती है। बस मैंने कभी नहीं सोचा था कि नौबत यहाँ तक आएगी। ठीक है, बस करो, जो हो गया सो हो गया, अब वापस नहीं जाया जा सकता। यारा और भी झुक जाती है। अगर कोई और बात नहीं है तो वापस चलते हैं। केन, मैं रैन और नॉक्स की तरफ से भी माफी मांगना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह चुप हो जाता हूँ। क्या यह लड़की सच में माफी मांगने के लिए ही जन्मी है? मैं मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाता। ठीक है, माफी मांगनी है तो फिर मुझे कुछ सच्चाई दिखाओ। यारा का भाव बदल जाता है। बताओ क्या करना है, करूंगी। तो आज से यहाँ रहो और कभी वापस मत जाओ। कर सकती हो? मैं बस उससे मजाक कर रहा हूँ। लेकिन यारा ऊपर देखती है और कहती है, क्या मैं पहले जाकर ठीक से विदाई ले सकती हूँ? मैं लगभग गला घोंट लेता हूँ। अरे यार, ठीक है, मजाक कर रहा था, माफी स्वीकार है। खुश हो अब? मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करूं। इस पर यारा सच में थोड़ी निराश दिखती है। मैं वहां रुकता नहीं, सीधे आंगन की ओर बढ़ता हूं। जब मैं वहां पहुंचता हूं, होल्ट पूरी तरह मंत्रमुग्ध है, अपने हाथों में एक दिव्य हथियार को देखते हुए। वो मुझे देखता है और दौड़ कर आता है। ये तुम्हें कहां से मिला? इसके पीछे जो बनाने की कला है, प्रतिबंधित तकनीकों का इस्तेमाल तो छोड़ो, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। यह बिल्कुल असाधारण है। सच कहूं तो जिसने यह बनाया वो तुमसे काफी बेहतर है। अगर तुम्हारी दिलचस्पी है तो मैं उसे कहकर तुम्हें सिखवा सकता हूँ। होल्ट का चेहरा चमक उठता है। सच में? इतना कुशल कोई? वो सच में मुझे सीखने देगा? अगर मना किया तो मैं उसे मारते मारते मनवा लूंगा। चिंता मत करो उस बारे में। मारकर मनवाना यह तो सही नहीं लगता। और जहां तक मैं देख सकता हूँ, जिसने भी यह बनाया है वो कम से कम महागुरु सम्राट के शिखर पर होगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे संभाल सकते हो? या फिर बगल से बोल पड़ता है, होल्ट, बस उस पर भरोसा करो। पूरे दानव लोक में कोई भी केन को मना करने की हिम्मत नहीं करता जब तक वो पिटना न चाहे। ये बात सीधे जाकर लगती है। होल्ट और यारा दोनों अवाक रह जाते हैं। हाँ, बढ़िया। उस हाल में मैं स्काईफॉल रसातल तक एक चक्कर लगा आता हूँ और कुछ अच्छी सामग्री भी ले आता हूँ।
मैं मुड़कर यारा और बाकी लोगों की ओर इशारा करता हूँ। वैसे जो भी महागुरु सम्राट क्षेत्र तक नहीं पहुंचे मेरे साथ आओ। वहां नीचे एक जगह है जो तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर सकती है, जिससे बाद में महागुरु सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर मैं जयफिर की ओर मुड़ता हूँ। जयफिर, तुम्हारे पास क्रैग का आत्मा संदेश चिन्ह होना चाहिए। उसे संदेश भेजो, उसे यहाँ आने और एक बनाने का कमरा तैयार करने में मदद करने के लिए कहो, ये मेरी गुजारिश है। जयफिर तुरंत सिर हिला देता है। इतने में मैं उन चारों को लेकर निकल पड़ता हूँ। थोड़ी देर बाद जयफिर एक आत्मा संदेश पत्थर निकालता है। अरे क्रैग, मैं हूँ और तुम भी हो। बढ़िया, तो अलविदा। रुको, अलविदा क्या? इस बार मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा। तो फिर कौन है? कौन और होगा? वही। अभी यहाँ आओ। उसे बनाने के काम में तुम्हारी मदद चाहिए और साथ में एक बनाने का कमरा भी तैयार करना होगा। फिर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। पिछली बार भी तुमने कहा था कि वो वापस आ गया है, बस मुझे वहां खींचने के लिए, और मैं तुम्हारे लिए हथियार भी बनाता। सोचते हो मैं फिर से उसमें आ जाऊंगा? इस बार सच है, कसम खाता हूँ। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मैं बेवकूफ हूँ, यह तो तुम एक बार साबित कर ही चुके हो। जयफिर एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर जोड़ता है, मुझ पर भरोसा नहीं? फ्रॉस्ट से पूछो, वो यहीं मेरे साथ है। फिर फ्रॉस्ट की आवाज आती है, सच है, वो सच में वापस आ गया है। ओह, कितनी सुविधाजनक बात है। देखो जयफिर, तुम होशियार हो गए हो। इस बार उसकी आवाज नकल नहीं की, फ्रॉस्ट पर स्विच कर लिया। अच्छी नकल है, लेकिन मैं फिर भी नहीं आऊंगा। हिम्मत है तो मुझे ढूंढने आओ। लाइन बंद हो जाती है। दानव लोक के उजाड़ पूर्वी बंजर भूमि के ऊपर ऊंचाई पर मैं जानी पहचानी जगह को देखता हूँ। मेरे होठों के कोने पर एक शांत मुस्कान आ जाती है। यहीं से सब शुरू हुआ था, जहाँ मैं पहली बार दानव लोक में सबसे शक्तिशाली बना था, जहाँ मुझे दिव्य लोक संहारक काली ज्वाला मिली थी, जो एक पल में महागुरु सम्राट को भी काट सकती है। मैं उन चारों की ओर मुड़ता हूँ। अब गंभीर, मेरे करीब रहो। एक बार जब हम अंदर और गहरे जाएंगे तो मेरी ऊर्जा बाधा के बाहर कदम मत रखना। वहां की दानवीय ज्वालाएं तुम्हें निगल जाएंगी। मैं लायरा को एक तरफ खींचता हूँ। लायरा, अपनी छोटी बहन पर नजर रखना, उसे भागने मत देना। मोची तुरंत बोल पड़ती है, चिंता मत करो, मैं अच्छी रहूंगी। चारों में से सेना सबसे अच्छी तरह जानती है कि स्काईफॉल रसातल सच में कितना भयावह है। यहाँ कई शीर्ष महागुरु सम्राटों ने अपना अंत पाया है। बिना एक और शब्द कहे मैं चारों को एकत्र करता हूँ और हम बिजली की तरह नीचे की ओर लपकते हैं, सीधे नीचे गोता लगाते हुए। यह लोग क्या कर रहे हैं? सीधे स्काईफॉल रसातल के केंद्र में उड़ रहे हैं। क्या इनका दिमाग खराब हो गया है? लेकिन मैं एक पल के लिए भी धीमा नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं और तेज हो जाता हूँ। पलक झपकते मैं सबको लगभग 3 मील गहरे नीचे ले आता हूँ। ठीक यहाँ मैं अपना हाथ फैलाता हूँ और एक विशाल प्रकाश ढाल 30 फुट के दायरे में पूरे क्षेत्र को ढक लेती है। यहाँ साधना करो और इसका पूरा फायदा उठाओ। मैं और गहरे जाकर सामग्री ढूंढता हूँ। इस ढाल के बाहर कदम मत रखना, भले ही कोई पास में आ जाए उसे नजरअंदाज करना, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, तुम्हें छू नहीं सकता। ठीक है पिताजी। मोची इंतजार करेगी। मैं स्काई फॉल रसातल में और गहरे उतर जाता हूँ, यहाँ तक कि अपने पूर्ण शिखर पर अपनी पूरी ताकत के साथ मैं केवल 35 मील नीचे तक पहुंच सका था। अब जब मैं वापस आया हूं तो मेरा इरादा है बिल्कुल तलहटी तक जाने का और जितना हो सके उतना स्काईफॉल दिव्य सोना इकट्ठा करने का। एक पल में मैं 25 मील की गहराई पार कर लेता हूं और तभी मुझे कुछ अप्रत्याशित नजर आता है। एक स्त्री जिसे सरणी कला में असाधारण महारत है। मैं बस एक झलक देखता हूं और उसके पास से आगे निकल जाता हूं। उसी पल वो स्त्री महसूस करती है कि एक काली लकीर उसके बगल से गुजरी। असंभव, इस गहराई पर कोई इतना नीचे कैसे उड़ सकता है? एक पल बाद मैं 35 मील की गहराई पर पहुंचता हूं। पिछली बार यहीं से मैंने सारा स्काईफॉल दिव्य सोना साफ कर दिया था। अब देखते हैं कि अपनी पिछली शक्ति से दोगुनी ताकत पर मैं कितना और नीचे जा सकता हूं। 2.5 मिनट बाद मैं 45 मील की गहराई तक पहुंच जाता हूं। चक्की के पार्ट जितने 2 विशाल स्काईफॉल दिव्य सोने के टुकड़े इकट्ठा कर चुका हूं। मैं और नीचे झांकता हूं। यह रसातल शायद 50 मील के आसपास खत्म होता है। दोगुनी शक्ति कम पड़ने लगी है, लगता है तिगुनी करनी होगी। एक पल में मेरी साधना शक्ति अपने सामान्य स्तर से 3 गुना बढ़ जाती है। कच्ची शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। पहले वाला दबाव पूरी तरह गायब हो जाता है। एक चौथाई घंटे बाद मैं इसकी बिल्कुल तलहटी पर पहुंच जाता हूं। स्काईफॉल रसातल की बिल्कुल तलहटी पर। वहां सबसे गहरे बिंदु के केंद्र में तैरता हुआ स्काईफॉल दिव्य सोने का एक विशाल टुकड़ा है। मेरी आंखें चमक उठती हैं। यह एक टुकड़ा ही तरह तरह की चीजें बनाने के लिए काफी है। मैं स्काईफॉल दिव्य सोने को करीब से देखने के लिए झुकता हूं और तुरंत कुछ नोटिस करता हूं। इसके बिल्कुल केंद्र में एक अर्धपारदर्शी ऊर्जा का पिंड किसी जीवित चीज की तरह धड़क रहा है। इस चीज के अंदर सच में कोई जीवित उपस्थिति है और तभी यह अचानक सीधे मेरी ओर भयावह शक्ति का एक विस्फोट छोड़ता है। तो यह छोटी सी चीज सच में जीवित है और जोशीली भी। मैं एक हाथ उठाता हूं और उस शक्ति को एक पल में बिखेर देता हूं। देखते हैं वो तुम असल में क्या हो। शुद्ध जिज्ञासा से प्रेरित होकर मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन हर कदम जो मैं करीब आता हूं, स्काईफॉल दिव्य सोने के केंद्र में ऊर्जा का पिंड शक्ति का एक और उछाल बाहर फेंकता है, मुझे पीछे धकेलने की बेताबी से कोशिश करता हुआ। जोशीली छोटी चीज, लेकिन क्या तुम सच में सोचती हो कि मुझे चोट पहुंचा सकती हो? आखिरकार जब मैं आखिरी फासला पाटता हूं और अकाई ज्वाला उस पर दबाता हूं, ऊर्जा का पिंड शांत हो जाता है। जब भी मैं
स्काईफॉल दिव्य सोने का कोई टुकड़ा इकट्ठा करता था, मुझे हमेशा पहले दिव्यलोक संहारक काली ज्वाला से उसे निष्क्रिय करना पड़ता था। अब भी मुझे यकीन नहीं कि यह चीज क्या है। इसे वापस ले जाता हूँ और पता लगाता हूँ, शायद कोई और जानता हो। इस बीच स्काईफॉल रसातल में 3 मील की गहराई पर वो स्त्री जो 25 मील पर थी, अब उसके सामने प्रकाश ढाल को उत्सुकता से देख रही है। यह चीज क्या है? इस स्तर की साधना वाले लोग अंदर कैसे जीवित हैं? और तभी उसकी नजर तेजी से एक तरफ जाती है। रुको, उस लड़की में जन्मजात सरणी काया है, अधिकतम सरणी प्रतिभा के साथ भी कुछ भी जन्मजात सरणी काया की बराबरी नहीं कर सकता। क्या उसने खुद यह ढाल लगाई? एक शिष्या में ऐसी प्रतिभा, वो तो सच में एक सच्ची विरासत होगी। वो यारा के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका भाव अचानक ठंडा और तीखा हो जाता है। रुको, उससे निकलने वाली ऊर्जा दिव्य लोक की है। जैसे ही लाल पोशाक वाली स्त्री यारा को खतरनाक नजरों से देखती है, यारा की आंखें खुल जाती हैं। वो अपने सामने खड़ी स्त्री को देखती है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? लाल पोशाक वाली स्त्री पूरी तरह बदल जाती है। माफ करना, मैंने दिव्य लोक का कोई व्यक्ति देखा और एक पल के लिए संयम खो दिया। सच कहूँ तो मैंने अभी महसूस किया कि तुम्हारे पास जन्मजात सरणी काया है और मैं एक शिष्या लेने के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या तुम मेरी जीवन भर की सरणी विरासत स्वीकार करने पर विचार करोगी? इतने में वो सरणी कला की महारत का एक चौंका देने वाला प्रदर्शन करती है। यारा पूरी तरह हक्का बक्का रह जाती है। दिव्यलोक में उसने जो सबसे अच्छी सरणी विशेषज्ञ देखी थी, इस स्त्री की तुलना में वो कुछ भी नहीं थी, बस कीचड़ के समान। यारा का दिल हिल जाता है। सच में? तुम सच में मुझे अपना शिष्य बनाना चाहती हो? बिल्कुल, लेकिन केवल तभी अगर तुम अपनी मौजूदा साधना छोड़कर दानव लोक की तकनीकों से नए सिरे से शुरू करने को तैयार हो। यारा का चेहरा उतर जाता है, लेकिन तभी लायरा तेज आवाज में बोलती है। यारा उसे सुनती है और सोचने लगती है। क्या तुम तब तक इंतजार कर सकती हो जब तक केन वापस ना आ जाए? फिर फैसला करते हैं। वो कब आएंगे? और यह ढाल क्या यह तुमने लगाई? वो किसी काम से गए हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ढाल की बात करें तो यह उन्होंने बनाई है। लाल पोशाक वाली स्त्री अचानक असहज हो जाती है। इतनी असाधारण सरणी उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। उसका नाम एम्बर है, दानव लोक की सबसे शक्तिशाली सरणी विशेषज्ञ। जिज्ञासा से जलती हुई वो आगे बढ़कर ढाल को छूती है और तुरंत एक भयावह शक्ति की लहर उससे टकराती है। एम्बर बिना एक पल गंवाए अपनी सबसे मजबूत रक्षा खड़ी कर देती है। जिस पल सम्राट आभा उसकी सरणी से टकराती है, आकाश और धरती दोनों अंधेरे हो जाते हैं। वो पहले से ही अपनी सीमा के करीब है, कड़वे पछतावे से भरी हुई। तभी उसके पीछे एक आकृति प्रकट होती है। मैं शांत और ठंडे स्वर में पूछता हूँ, दानव लोक के शीर्ष सरणी विशेषज्ञ ब्लेज से तुम्हारा क्या संबंध है? क्या तुम उसकी शिष्या हो? एम्बर जो महसूस होता है जैसे उसकी आखिरी सांस हो, उससे जवाब देती है, मैं उसकी शिष्या नहीं हूँ, वो मेरा जूनियर है। शब्द मुश्किल से उसके मुंह से निकलते हैं कि कुचलने वाला दबाव पूरी तरह गायब हो जाता है। क्योंकि तुम उसकी वरिष्ठ हो और मुझे अभी तुम्हारी तरफ से कोई शत्रुता महसूस नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हें जीने दूंगा। एम्बर आखिरकार सांस लेती है। जब वो ऊपर देखकर मुझे देखती है तो जम जाती है। क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जिससे उसकी 25 मील नीचे मुलाकात हुई थी? मैं लायरा के पास जाता हूँ और पूरी बात सुनता हूँ। एक बार जब मुझे समझ आ जाता है कि क्या हुआ, मैं यारा के पास जाता हूँ। अगर तुम उसे अपना गुरु बनाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी साधना छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। मेरे पास एक तरीका है। यारा हिचकिचाती है। मैं चाहती तो हूँ, लेकिन मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। मैं देख लेता हूँ कि वो सच में किस बात से परेशान है। अगर सेराफिन और नॉक्स की वजह से तुम रुक रही हो तो मैं कहूंगा कि उन्हें अपने रास्ते में आने देना बंद करो। सेराफिन सबसे बढ़कर शक्ति की परवाह करती है। अगर तुम उसे बताओ कि यहाँ और शक्तिशाली बनना चाहती हो तो वो मान जाएगी। नॉक्स की बात करें तो उसे मैं छोड़ता हूँ। हालांकि मैं पूरी तरह निस्वार्थ भी नहीं हूँ। यारा के यहाँ रहने का मतलब है बच्चों पर नजर रखने के लिए कोई है। थोड़ी देर सोचने के बाद यारा कहती है, मुझे सोचने दो, वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है। इस बीच एम्बर एक तरफ सिर झुकाए खड़ी है, मन ही मन धीरे धीरे उबल रही है। यहाँ शिष्य लेने वाली मैं थी, फिर कोई मुझसे पूछता क्यों नहीं? जब एम्बर आखिरकार ऊपर देखती है तो पाती है कि मैं पहले से उसके सामने खड़ा हूँ। हम छायावन नगर जा रहे हैं, साथ आओगी? एम्बर तुरंत सिर हिला देती है। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हारी सरणी कला साफ तौर पर उस बूढ़े ब्लेज से बेहतर है, तो फिर उसने कभी मुझसे तुम्हारा जिक्र क्यों नहीं किया? तुम्हें अब तक पता होना चाहिए, मेरे जूनियर को सुर्खियों में रहना पसंद है। उसे डर है कि मैं दानव लोक के शीर्ष सरणी विशेषज्ञ का उसका खिताब छीन लूंगी, इसलिए वो मेरे बारे में कभी एक शब्द भी नहीं बोलता। मैं हमेशा से अपनी खोज में इतनी व्यस्त रही हूँ कि प्रसिद्धि की कभी परवाह ही नहीं की। मैं पूरी तरह होलवर्ड से रह जाता हूँ। वो बेशर्म बूढ़ा मेरी सोच से भी बुरा निकला। आधे घंटे बाद मैं छायावन नगर के आंगन में वापस आता हूँ। जब मैं क्रैग को देखता हूँ तो तुरंत मुस्कुरा देता हूँ। क्रैग, तुम आ गए। मुझे सच में तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक फ्रॉस्ट ने खुद मुझे आत्मा संदेश नहीं भेजा, वरना मैं सब कुछ चूक जाता। मैंने इस जिद्दी बूढ़े को बताया कि तुम वापस आ गए हो, लेकिन यह मानता ही नहीं था। क्रैग बिल्कुल मासूम दिखता है। तुम नहीं जानते जेफिर ने कितनी बार झूठ बोला है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं अजीब तरह से हंसता हूँ। तभी मोची दौड़ती हुई आती है। पिताजी, यह कौन है? इनका नाम क्रैग है। ये मेरे पुराने दोस्त हैं। इन्हें जो चाहो बुला सकती हो। लेकिन वाक्य पूरा भी नहीं होता कि मोची क्रैग की ओर मुड़कर चिल्लाती है, क्रैग दादा। मैं पूरी तरह निशब्द हो जाता हूँ। क्रैग भी पूरी तरह हिल जाता है। ये तुम्हारी बेटी है। लायरा जो बगल से देख रही थी तुरंत आगे बोलती है, दादाजी। ये एक दो के वार से क्रैग पूरी तरह ढेर हो जाता है। हाँ, तुम दोनों तो कमाल की हो। क्रैग दादा को पता ही नहीं था कि तुम मौजूद हो। मैं कोई ढंग का तोहफा नहीं लाया, इसकी भरपाई करता हूँ। ये मेरी 2 सबसे अच्छी 10वीं श्रेणी की तलवारें हैं। क्रैग दादा की तरफ से स्वागत तोहफा समझो। मैं अपनी दोनों बेटियों को अभी भी हिचकिचाते देखता हूँ। लो लो, फिर मैं मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। एक एक कभी काफी नहीं
होता। अच्छी चीजें ज्यादा होना बेहतर है ना? वो 2 दादाजी मुफ्त में नहीं थे। 2 और मांग लो ताकि यारा और सेना को भी दे सके। हाँ, जितनी चाहो लो। तुम्हारे दादा के पास सब कुछ भरपूर है, खासकर हथियार। शुक्रिया क्रैग दादा। क्रैग की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। फ्रोस्ट और जेफिर दोनों पूरी तरह अवाक रह जाते हैं। यह कंजूस बूढ़ा आदमी आज इस तरह का व्यवहार कर रहा है। एक बार जब मेरी बेटियां अपने नए हथियार रख देती हैं, तो मैं क्रैग को एक तरफ खींच लेता हूँ। इस बार मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने का मुख्य कारण यह है कि तुम्हें किसी से मिलवाना था। ये होल्ट है, दिव्य लोक से मेरा एक अच्छा मित्र। क्या तुम दोनों ने थोड़ी बात की? क्रैग तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। हमने संक्षेप में एक दूसरे का परिचय किया। वह दुनिया के दूसरी ओर आकर तुमसे मिलकर प्रसन्न है। मैं संयोग से ही उसे ढूंढ रहा था ताकि वह मेरे लिए कुछ वस्तुएं बना सके और अपना अनुभव उसे सौंप सके। कोई बात नहीं। फिर उसके मन में कुछ कौंधता है। रुको, तुम्हें कुछ बनवाना है? इसका मतलब क्या तुम्हें फिर कोई अच्छी चीज मिली? एक महान शिल्पी के रूप में दुर्लभ और रहस्यमय सामग्री से बढ़कर उसे और कुछ भी उत्साहित नहीं करता। इस बार काफी कुछ है। देखो, इससे तुम क्या बना सकते हो? यह कहते हुए मैं स्वर्गपात दिव्य स्वर्ण का एक एक टुकड़ा निकाल देता हूँ। आज के बाद मैं केवल अभी तक का सबसे महान शिल्पी नहीं रहूंगा, मैं इतिहास का सबसे महान शिल्पी बन जाऊंगा। एक ऐसा मानक जिसे कोई कभी पार नहीं कर सकेगा। मैं संतोष के साथ सिर हिलाता हूँ। पहले जैसा ही। पहले आकलन करो कि तुम कितनी वस्तुएं बना सकते हो, फिर मुझे नक्शे लाओ और मैं चुनाव करूंगा। फिर मैं यारा और एम्बर की तरफ बढ़ता हूँ। तुम दोनों। बात खत्म। सेराफीन, मैं यहाँ स्थायी रूप से रहना चाहती हूँ। स्वर्गपात रसातल में यारा ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया था, लेकिन एम्बर से बातचीत करने और मोची से 10वीं श्रेणी की तलवार पाने के बाद उसका फैसला हो चुका था। इस बीच दूसरी ओर सेराफीन धीरे से गहरी सांस लेती है और तुरंत नॉक्स को एक आत्म संदेश भेजती है। वहाँ क्या हो रहा है? वह कहीं खतरे में तो नहीं? कोई खतरा नहीं है, बल्कि बात इसके बिल्कुल उलट है। कैन की मदद से मुझे अभी एक ऐसी सफलता मिली है जो मेरे लिए सब कुछ बदल सकती है। मैंने एक जन्मजात सरणी शरीर जागृत किया है। शब्द अभी हवा में थे कि नॉक्सरेन को साथ लेकर अंदर आ जाता है। जैसे ही सभी जन्मजात सरणी शरीर के बारे में सुनते हैं, कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। क्या तुम निश्चित हो? जन्मजात सरणी शरीर? क्या यह केवल किंवदंतियों में ही नहीं सुना जाता? मुझे पूरा यकीन है। यारा उन्हें पूरी कहानी सुनाती है। सेराफीन की भौहें कोई चढ़ती जाती हैं। यह सब बहुत सुविधाजनक लग रहा है और यह महिला संयोग से उसी किसी की वरिष्ठ निकलती है जिसे वह जानता है। यह सब कैन की वजह से ही होना चाहिए और मुझे खुद भी यह हाल ही में पता चला। वह एक कड़वी मुस्कान के साथ रुक जाती है। भला कौन सोचता कि उसका पूर्व देवर ही किंवदंती वाला शाश्वत रात्रि दानव है? सम्राट, वह शिखर जिसे सेराफीन ने अपनी पूरी जिंदगी पाने के लिए तड़पती रही, वह तो बस उसकी शुरुआत भर थी। तभी नॉक्स, जिसने कभी कैन के बारे में एक भी अच्छी बात नहीं कही, बोल पड़ता है। उसमें क्या खास है? वह तो बस दानव लोक का एक शीर्ष महासम्राट है। सेराफीन एक दिन उसे पार कर लेगी। वह शाश्वत रात्रि दानव सम्राट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। यारा के मन में भावनाएं उलझ जाती हैं। बेहतर है कुछ न कहूं। यह सुनते ही सेराफीन का आत्मविश्वास टूट जाएगा। बस इतना ही कहूंगी कि कैन यहाँ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। नॉक्स की रूह कांप उठती है। ठहरो यारा, क्या उस आदमी ने तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ किया है? तुम उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? यारा भड़क उठती है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कैन किस तरह का इंसान है और मैं बिल्कुल साफ कर देती हूँ, अगर तुमने उसके बारे में एक भी बुरा शब्द और कहा तो मेरा कोई भाई नहीं है। सेराफीन देखती है कि मामला तेजी से बिगड़ रहा है और बीच में ही काट देती है। यारा शांत हो जाओ, इसे अभी के लिए यहीं रोकते हैं, सोचो इस पर और जल्द ही फिर बात करेंगे। ये कहते हुए सेराफीन आत्म संदेश काट देती है, लेकिन यारा सब समझ जाती है। वह तुरंत होल्ट को एक संदेश भेजती है। दिव्य लोक में कुछ गड़बड़ है। होल्ट जवाब नहीं दे रहा। नॉक्स दांत भींचता है। इस सब में कुछ तो गड़बड़ है। रुको, मैं फिर कोशिश करता हूँ। शायद वह व्यस्त था। तभी रेन, जो पूरे समय चुप बैठा था, अचानक बोल उठता है। माँ, मुझे लगता है यारा ने जो कहा वह सच है। पिताजी उस तरह के इंसान नहीं है। नॉक्स उसकी तरफ मुड़ता है, आवाज धीमी। रेन, यह मत सोचो कि तुम अपने पिता को जानते हो। इससे पहले कि तुम्हारी माँ उनसे अलग हुई, क्या तुम कभी सोच सकते थे कि वह दानव लोक से हैं? रेन चुप हो जाता है, लेकिन तभी आत्म संदेश का जेठ जाग उठता है। सेराफीन, इतनी जल्दी क्या है? कोई काम है? हाँ, मुझे बस एक बात की पुष्टि करनी है। मेरी बहन अचानक कह रही है कि वह वहाँ स्थायी रूप से रहना चाहती है। सेराफीन यारा से जो कुछ भी सुना था वह सब होल्ट को फिर से बताती है। क्या इसमें से कुछ भी सच है? होल्ट तुरंत भड़क उठता है। एक एक शब्द सच है। चिंता मत करो, तुम्हारा पूर्व पति यहाँ डरावनी हद तक शक्तिशाली है। और कुछ? अगर नहीं तो मुझे वापस जाना होगा। सेराफीन के मन में बेचैनी की लहर उठती है। होल्ट, होल्ट, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने जो कहा वह सब सच है? सेराफीन, यह मेरे साथ ठीक नहीं है। मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मुझे संदेश ही क्यों भेजते हो? यह कहते हुए होल्ट लाइन काट देता है। दूसरी तरफ सेराफीन माथे पर बल डाले खड़ी है। मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकती। यारा को वापस आना ही होगा, कम से कम एक बार मिलने के लिए। नॉक्स आह भरता है। अभी जो हालात हैं उन्हें देखते हुए लगता है वह वापस नहीं आएगी। होल्ट भी तो। सेराफीन उसे बीच में काट देती है। यह जानने का एक ही तरीका है कि उसे वापस बुलाया जाए और हम खुद देखें। अगर यह सच में सच है तो उसे जाने दो। एक पहर बाद यारा मुझे अकेला ढूंढ लेती है। कैन, मैंने अपना फैसला कर लिया है।
मैं यहाँ हमेशा के लिए रह रही हूँ। लेकिन सेराफीन को चिंता है कि यह फैसला सच में मेरा अपना नहीं है, इसलिए मुझे एक बार वापस जाना होगा। यारा का यहाँ रहना सबसे अच्छा परिणाम होगा। जाओ, कब जाना चाहती हो? अभी। मैं सिर हिलाता हूँ और एक ही शून्य कदम में उसे दानव लोक और दिव्य लोक की सीमा पर ले जाता हूँ। कैन, बस यहाँ तक काफी है। ठीक है, जब काम हो जाए तो मुझे आत्म संदेश करना। दोनों अपनी अपनी राह चले जाते हैं। 1 घंटे बाद यारा अपनी बहन के सामने पहुंचती है, लेकिन वहां 2 अजनबियों को देखकर चौंक जाती है। एक है एल्ड्रिक, दिव्य लोक का सर्वश्रेष्ठ सरणी गुरु। दूसरा एक शीर्ष महासम्राट है जो आत्मा साधना में विशेषज्ञ है। यारा धीरे से आह भरती है। वह पहले से जानती है कि आगे क्या होने वाला है। सेराफीन, मैं वापस आई तो मुख्यतः इसलिए कि तुम्हें दिखा सकूं कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं और आमने सामने विदाई ले सकूं। अब जब दोनों काम हो गए तो मुझे चलना चाहिए। रुको, इससे बस यह साबित होता है कि तुम सुरक्षित हो। इसे यह नहीं कहा जा सकता कि तुम्हें धोखा नहीं दिया गया। यारा यह सुनती है और अचानक उसके शरीर से एक अजीब आभा फूट पड़ती है। तो खुद देख लो, बताओ यह जन्मजात सरणी शरीर है या नहीं। लेकिन एल्ड्रिक की आंखों में गहरा, मुश्किल से छुपा हुआ लालच भर आता है। वह सिल्वारा को एक नजर देता है। सिल्वारा तुरंत समझ जाती है। वह एक चिकनी मुस्कान के साथ आगे बढ़ती है। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हें धोखा नहीं दिया गया, लेकिन क्या सरणी कला सीखने के लिए सच में दानव लोक तक जाने की जरूरत है? मैं तुम्हें एल्ड्रिक से मिलवाती हूँ, दिव्य लोक का सबसे महान सरणी गुरु। सिल्वारा बिल्कुल सही कह रही है। दानव लोक का सर्वश्रेष्ठ सरणी गुरु किस गिनती में है? मेरे सामने आओ और मैं उसे कीड़े की तरह कुचल दूंगा। यारा इस घमंडी और आत्ममुग्ध एल्ड्रिक को देखती है और उसके भीतर अचानक क्रोध की एक लहर उठती है। महोदय, मुझे एक बार आपकी सबसे शक्तिशाली सरणी संरचना देखने का अवसर मिला था, लेकिन दानव लोक की सरणी से तुलना करें तो वह सच में कम पड़ती है। अगर मेरी बातों से आपको ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। एल्ड्रिक अपने चेहरे से क्रोध को छुपाने के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, मैं किसी जूनियर से बहस में नहीं उलझूंगा, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में तुम। सिल्वारा महसूस करती है कि स्थिति हाथ से निकल रही है और तुरंत पैंतरा बदलती है। ठीक है, अगर तुम सच में इस फैसले पर अडिग हो तो कम से कम अपनी बहन को चैन तो दो। इस बुजुर्ग को आत्मा पठन करने दो। क्या कहती हो? यारा के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वह बिना झिझक के मान जाती है, जैसा ठीक लगे। बुजुर्ग आगे बढ़ता है और उसकी उंगली की नोक पर सुनहरी रोशनी की एक धारा घनीभूत होती है जो सीधे यारा के मन में उतर जाती है। एक पल बीतता है। वह चुपचाप सिल्वारा को एक निजी आत्म संदेश भेजता है। सिल्वारा, उसकी आत्मा बिल्कुल स्वच्छ है। सिल्वारा का चेहरा तुरंत कस जाता है। थोड़ी देर रुक कर उसकी आंखें सिकुड़ती हैं। बुजुर्ग, वही करो जो मैंने पहले कहा था। मैंने पुष्टि कर ली है। तुम्हारी बहन पर एक विशेष आत्मा हेरफेर तकनीक का प्रयोग किया गया है। उसी पल यारा सब कुछ समझ जाती है। उसे सिल्वारा ने फंसाया है। सिल्वारा जल्दी से आगे बढ़ती है। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। सेराफीन, हम यारा को दानव लोक वापस नहीं जाने दे सकते। सेराफीन की भौहें कस जाती हैं। यारा, मुझे शुरू से ही लग रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं है। बस कुछ समय के लिए दिव्य लोक में रह जाओ, कृपया। यारा का चेहरा टूट जाता है। सेराफीन, तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। सिल्वारा तुरंत बीच में कूद पड़ती है। क्या यही तरीका है अपनी बहन से बात करने का? तुम्हें समझना होगा कि वह बस तुम्हारी भलाई चाहती है। यही यारा के लिए आखिरी सीमा थी। सिल्वारा, मैं तुमसे बहुत पहले ही किनारा कर चुकी हूँ। मेरी बहन की जुदाई में तुम्हारा पूरा हाथ था और अब तुम यहाँ आकर हम दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी चाल क्या है? सिल्वारा का चेहरा एक पल में अंधेरा हो जाता है। सेराफीन, यारा को देखो, ये बस कुछ ही दिन दानव लोक में रही है और पहले से ही ऐसी हो गई है। अगर तुमने इसे वापस जाने दिया तो बाद में पछताओगी जब कुछ नहीं हो सकेगा। यारा सब कुछ उगल देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मेरी आत्मा का हेर फेर हुआ है? शायद तुम्हारे पूरे परिवार की हुई है। सेराफीन वहीं ठिठक कर रह जाती है, पूरी तरह हैरान। उसने यारा को कभी इस तरह नहीं देखा। यारा, क्या तुम खुद सुन रही हो अपनी बात? मैं खुद को बिल्कुल साफ सुन रही हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में मैंने कभी इतने स्पष्ट दिमाग से नहीं सोचा। यारा वह तलवार निकालती है जो मोची ने उसे दी थी। अब मुझे आखिरकार समझ आया कि कैन को कैसा लगा होगा। वह तलवार की नोक सीधे सिल्वारा पर टिका देती है। शुक्र मनाओ कि मेरे पास कैन जैसी शक्ति नहीं है, वरना आज तुम्हारा आखिरी दिन होता। सिल्वारा अपना सबसे मासूम चेहरा बना लेती है। सेराफीन, तुम्हारी बहन अब पूरी तरह किसी जादू के वश में है। हमें इसे यहीं रोकना होगा। सेराफीन उस बहन को घूरती है जो अब किसी अजनबी जैसी लगती है और वह फिर से सिल्वारा पर यकीन कर लेती है। हथियार नीचे रखो, वरना जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। वे शब्द यारा को पूरी तरह तोड़ देते हैं। वह तलवार अपनी ही गर्दन पर लगा लेती है। ठीक है, इतना ही चाहती हो कि मैं यहाँ रहूं तो आज मैं यहीं मर जाऊंगी। सेराफीन का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी बहन इस हद तक जा सकती है। वह कुछ करना चाहती है, लेकिन जानती है कि यारा एक पवित्र राजा क्षेत्र की साधक है और उस भयावह रूप से शक्तिशाली तलवार को हाथ में लिए उसकी बाह की एक छोटी सी हरकत सब कुछ खत्म कर देगी। यारा, कृपया शांत रहो, हम बात करके सुलझा सकते हैं। अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरी जिंदगी पर मेरा अपना हक है। तभी नॉक्स, जो यारा के जाने के सख्त खिलाफ था, अचानक आगे बढ़ता है। सेराफीन, मत हिलना। यारा को मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ। मैं भी उतना ही चाहता हूँ कि वह रहे जितना तुम चाहती हो, लेकिन इस तरह नहीं। सेराफीन के भीतर भावनाओं का तूफान उठ रहा है। एक लंबी चुप्पी के बाद वह धीरे से सांस छोड़ती है। ठीक है यारा, जाओ। जाने से पहले यारा एक आखिरी बार अपनी बहन को देखती है। मैं उस दरवाजे से निकल रही हूँ और वापस नहीं आऊंगी। अगर अभी भी मुझे अपनी बहन मानती हो तो मुझ पर भरोसा करो। सिल्वारा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह मुड़कर सिल्वारा को देखती है और उसकी आंखों में जलती हुई कड़ी नजर गड़ा
सलाह देती है, मेरा इंतजार करना, जब मैं काफी शक्तिशाली हो जाऊंगी तो तुम्हारे लिए वापस आऊंगी। यारा एक परिवहन सरणी बुलाती है, पलक झपकते ही वह गायब हो जाती है। सिल्वारा तुरंत एल्ड्रिक की तरफ मुड़ती है। सरणी तोड़ो, उसके पीछे जाओ, लेकिन सेराफीन बोल उठती है, गुरुवर मेरा फैसला अंतिम है, उसे जाने दो। सिल्वारा देखती है कि सेराफीन को इस बात पर हिलाया नहीं जा सकता और उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। सेराफीन फिर बाकी सबको विदा करती है और सिल्वारा को रोक लेती है। गुरुजी, क्या अब भी का परिणाम मनगढ़ंत था? सिल्वारा तुरंत सिर झुका लेती है और चुप रहती है। एक लंबी चुप्पी के बाद वह आंखें उठाती है। सेराफीन, अगर तुम पहले से जवाब जानती हो तो मुझसे पूछ क्यों रही हो? सेराफीन धीरे से एक गहरी सांस लेती है। तुमने यह क्यों किया? यारा ने एक जन्मजात सरणी शरीर जागृत किया है, हमारी तरफ ऐसी प्रतिभा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि यह हमारी योजनाओं के लिए कितना मायने रखता? क्या तुम यह नहीं देख सकती? सेराफीन का क्रोध फूट पड़ता है। वह मेरी बहन है। बिल्कुल नहीं सेराफीन, तुमने हमेशा भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी होने दिया है। साफ कह देती हूँ, अगर तुम सच्ची शक्ति तक पहुंचना चाहती हो तो हर व्याकुलता को काट देना होगा। जैसे ही वे शब्द हवा में उतरते हैं, उन दोनों के बीच का माहौल बर्फ बन जाता है। ठीक है, जो जी चाहे करो, लेकिन खुद से यह पूछो, क्या अपनी बहन को वहां भेजना सच में उसके लिए सबसे अच्छा है? हम दोनों सच जानते हैं, भले ही वह किसी तरह शाश्वत रात्रि दानव सम्राट को खुद मदद के लिए राजी कर ले, उसकी साधना को सफलतापूर्वक परिवर्तित करना असंभव है। इस तरह दानव लोक में रहने से वह कुछ भी नहीं बचेगी, वह भी उसके यहाँ मरने से तो बेहतर है। और आज तुमने जो किया उसमें मुझे सबसे ज्यादा जो बात गुस्सा दिलाती है, तुमने मुझे पहले नहीं बताया। अगर तुमने कभी फिर ऐसा किया तो उम्मीद मत रखना कि मैं खुद को रोकूंगी। सिल्वारा की भौहें तुरंत कस जाती हैं। तो अब यह मुझे धमकी दे रही है, लगता है खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगी है। दानव लोक और दिव्य लोक की सीमा पर यारा मुझे देखती है और उसके भीतर का एक एक तनाव ढीला पड़ जाता है। कैन, क्या तुम सच में मेरी साधना परिवर्तित कर सकते हो? मैं हल्की सी मुस्कान आने देता हूँ। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? मैं इसे देखते ही देखते कर दूंगा। पल भर में मैं यारा को वापस आंगन में ले आता हूँ और वहां आंगन में एम्बर काफी देर से प्रतीक्षा कर रही है। यारा उसे देखते ही बिना झिझके दोनों घुटनों पर झुक जाती है। गुरुमा, कृपया अपनी शिष्या का प्रणाम स्वीकार करें। दिव्य लोक में जो कुछ भी हुआ उसके बाद वह और शक्तिशाली बनने की तड़प से जल रही है। हाँ, उठो उठो। एम्बर जल्दी से यारा को उठा लेती है। मैं एम्बर के पीछे आकर उसके कंधे पर मजबूती से थपकी देता हूँ। एम्बर, आज से वह तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे अच्छे से सिखाओ। अगर उसने अच्छी प्रगति की तो मैं तुम्हें उदारता से पुरस्कृत करूंगा। एम्बर की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। उसे लगा कि यह वादे से कहीं ज्यादा चेतावनी जैसा था। इस बीच थोड़ी दूर पर फ्रॉस्ट पूरा दृश्य देखती है और अपनी पिछली दाढ़ें लगभग पीसकर चूरा कर देती है। एम्बर से काम निपटाने के बाद मैं यारा को अकेले छोटे बगीचे में ले जाता हूँ। तुम्हारी साधना अब पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। महासम्राट क्षेत्र से नीचे की सब कुछ स्वतंत्र रूप से परिवर्तित की जा सकती है। एक पहर बाद मैं सफलतापूर्वक यारा की साधना को दानव तकनीक में बदल देता हूँ। ठीक है, अब जब हो गया तो इस जगह को अपना घर समझो। अगर कोई ऐसी बात आए जो तुम खुद न संभाल सको तो मेरे पास आ जाना। यारा की आंखों में कुछ हिलोर लेता है, एक ऐसी भावना जिसे वह नाम नहीं दे पाती। मैं उसे भांप लेता हूँ और तुरंत गला खखारता हूँ। हाँ, अगर कुछ और नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ता हूँ। थोड़ा समय लो इस बदलाव के साथ ढलने के लिए। और यह कहते हुए मैं वहां से जितनी तेजी से हो सके निकल जाता हूँ। यारा का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है, लेकिन तभी उसे नॉक्स की तरफ से एक आत्म संदेश आता है। वह हिचकिचाती है, फिर जवाब देती है। यारा, तुमने आखिरकार जवाब दिया। मैं पागल हुआ जा रहा था, मुझे बहुत डर था कि तुमने कोई मूर्खता न कर ली हो। यह सुनकर यारा के सीने में गर्माहट फैल जाती है। मैं ठीक हूँ। कैन आया और मुझे वापस ले आया। उसने मेरी साधना भी परिवर्तित कर दी। नॉक्स हैरान रह जाता है। यारा, तुम्हारी साधना पवित्र राजा क्षेत्र की है, वह भला यह कैसे कर सकता है? तुम जरूर बना रही हो। नॉक्स, एक एक शब्द सच है। कैन के बारे में तुम्हारी समझ शुरू से ही गलत रही है। वह सच में एक अच्छा इंसान है। यह सुनकर नॉक्स पूरी तरह चुप हो जाता है। यारा जानती है कि वह अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं करता। नॉक्स, अगर तुम वादा करो कि मैं जो बताने वाली हूँ वह सेराफीन को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगी जो तुरंत सब कुछ साफ कर देगा। क्या सेराफीन को नहीं बता सकते? ऐसा क्या है? सवाल मत पूछो, बस आकाश की शपथ लो। कहो कि अगर मैंने सेराफीन को बताया तो जिस स्त्री से मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ उसका दिल कभी न जीत सकूं। नॉक्स पूरी तरह निशब्द हो जाता है। यारा, क्या तुम सच में कह रही हो? इस तरह की शपथ यूं ही नहीं ली जाती। सीधा सवाल, शपथ लोगे या नहीं? क्योंकि अगर नहीं लोगे तो मेरी बात यहीं खत्म। नॉक्स हिचकिचाता है, फिर दांत भींचकर आकाश की शपथ ले लेता है। लो, अब खुश? यारा गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे शब्द जुटाती है। कैन दरअसल वही इंसान है जिसे तुमने हमेशा से आदर्श माना है। हाँ, वही शाश्वत रात्रि दानव सम्राट है। नॉक्स तुरंत आत्म संदेश के जड़ में जवाब दाग देता है। यारा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नॉक्स, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? और सोचो, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा कि दिव्य लोक में मैंने जो तलवार निकाली, एक उच्च श्रेणी का हथियार, वह आया कहां से? क्या तुमने कभी दिव्य लोक में ऐसा कुछ देखा है? और फिर भी उस स्तर के हथियार तो मोची और लायरा के लिए बस खिलौने हैं। नॉक्स पछतावे से बीमार पड़ जाता है। वह वहीं खड़े खड़े खुद को थप्पड़ मार लेता है। यारा, क्या कैन के मन में मेरे लिए अभी भी कोई अच्छी भावना है? मेरा मतलब है, क्या अब भी सब ठीक हो सकता है? ठीक है, जो मायने रखता है वह यह है कि तुम जानते हो कि तुम गलत थे। जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बात कह दूंगी। हाँ हाँ हाँ, शुक्रिया यारा, तुम सच में मेरी सबसे पसंदीदा हो। प्यार करता हूँ। यारा अजीब तरीके से हंस देती है। जब नॉक्स अपना मुंह बंद रखता है तो वह इतना बुरा भी नहीं है। फिर नॉक्स सावधानी से एक और सवाल पूछता है। यारा, होल्ट वहां कैसा है? उसकी और कैन की पुरानी दोस्ती है। वह अभी तो अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन जी
रहा होगा। होल्ट कैन की मदद से वह महाद्वीप का सबसे बेहतरीन शिल्प कक्ष पाने वाला है और इसके अलावा दानव लोक का सर्वश्रेष्ठ शिल्पी उसे खुद अपना ज्ञान दे रहा है। नॉक्स के मुंह में लगभग पानी आ जाता है। उसकी तो किस्मत खुल गई। नहीं थे यारा, मैं अभी जाकर सेराफिन को बता देता हूँ, मैं भी आना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। और दरअसल एक और वजह है जो मैं तुम्हें यह सब बता रही हूँ। सिल्वारा से सावधान रहो और रेन की रक्षा करो। सिल्वारा की चालें कुछ सोची समझी लगती हैं। मैं यहाँ जितनी जल्दी हो सके शक्तिशाली बनूंगी और फिर वापस आऊंगी। नॉक्स गंभीरता से सिर हिलाता है। समझ गया, रेन का और अपना ख्याल रखूंगा। अच्छा, तो अभी के लिए बस इतना ही। यारा आत्म संदेश बंद कर देती है। अगली सुबह क्रैग मुझे ढूंढता है और एक नक्शा सामने रखता है। देखो, यहाँ जो कुछ भी है वह सब स्वर्गपात दिव्य स्वर्ण से बनाया जा सकता है। 10 चुन लो। 10 इतने? अगर कवच छोड़ दें तो इससे और ज्यादा बना सकते हैं। कवच पर कोई समझौता नहीं। लायरा के लिए भी एक चाहिए। मैं नक्शा लेकर ध्यान से देखता हूँ। जब हो जाता है तो मैं क्रैग की तरफ देखता हूँ। दानव लोक में इस वक्त किस गुट के पास समय प्रकार का खजाना है? बच्चों के लिए एक लेना चाहता हूँ। तुम इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि जानना चाहते हो कि मेरे पास है या नहीं। क्या मैंने तुम्हें उस वक्त एक समय त्वरण खजाना नहीं दिया था? 100 गुना सामान्य गति। जब मैं दानव सम्राट के महल से निकला तो वह अपने शिष्य को दे दिया। तो अभी सच में मेरे पास नहीं है। वह रुकता है, फिर कुछ उसके दिमाग में कौंधता है। हालांकि हाल ही में मैंने दानव विलो अकादमी के लिए एक विशेष समय खजाना बनाने में काफी समय लगाया, उसी जैसा जो मैंने तुम्हारे लिए उस वक्त बनाया था। लेकिन मैंने सुना है कि जब इसे उनके पवित्र अवशेष दानव प्रवाह शाखा के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो समय त्वरण 300 गुना सामान्य गति तक पहुंच सकता है। दिलचस्प। अफसोस की बात है, कोई और रास्ता सोचना होगा। यह कहते हुए मैं जेफिर की तरफ मुड़ता हूँ। जेफिर, मुझे याद है कि तुमने अपने कुछ शिष्यों को दानव विलो अकादमी में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। वे सब अब तक काफी आगे बढ़ चुके होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी दोनों बेटियों को कुछ समय के लिए वहां भेजूं। उन्हें अपने स्तर के साथियों के साथ घुलने मिलने दो। क्या लगता है तुम्हें यह सही रहेगा? इस तरह सोचने की वजह पिछली बार जो हुआ वह है, तुमने एक प्रतिभाशाली शिष्य को पूरी तरह अकेले में पाला। अंत में वह शिष्य अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तो बन गया, लेकिन साथ ही ठंडा, दूरी बनाने वाला और हत्या की भावना से भीगा हुआ भी। तुम्हारा दोबारा सोचना सही है। जेफिर गंभीरता से सिर हिलाता है। दानव विलो अकादमी उनके लिए सबसे अच्छी जगह है। दानव लोक के क्रूर और खूनी क्षेत्रों जैसी कुछ नहीं। बढ़ने के लिए एक मजबूत माहौल है। ठीक है, तो दानव विलो अकादमी के प्रमुख से मुलाकात का कोई मौका निकालो। जेफिर की आंखें एक धूर्त मुस्कान के साथ सिकुड़ती हैं। वह बूढ़ा संयोग से आज रात दानव विलो अकादमी वापस जा रहा है। क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे घेरें? मेरा मतलब उससे मिलने जाएं। मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन वे दोनों बूढ़े लोमड़ बिना एक शब्द कहे एक जैसी धूर्त मुस्कान साझा कर लेते हैं। योजना बनने के बाद मैं एम्बर को ढूंढने जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह दानव विलो अकादमी से जोड़ने वाला एक परिवहन सरणी बनाए। इससे बच्चों के लिए आना जाना आसान हो जाएगा। उस शाम जेफिर और मैं चुपचाप दानव विलो अकादमी में दाखिल होते हैं। जेफिर एक आत्म संदेश जेड निकालता है। सोल, तुम्हारे गुरु आए हैं, आओ और रास्ता दिखाओ। 2.5 मिनट बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से हमारी तरफ आता है। उसका नाम सोल है, दानव विलो अकादमी में 2 सितारा प्रशिक्षक। गुरुजी, आप आखिरकार आ गए। क्या वह बूढ़ा जल्दी वापस आ गया? अभी नहीं, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो रास्ता दिखाओ, आज रात मैं उसे चुकाने वाला हूँ। जेफिर अपनी उत्तेजना मुश्किल से रोक पाता है। जब भी वह अकेला आता है वह जिद्दी बूढ़ा हमेशा उस पर भारी पड़ जाता है, लेकिन इस बार जिसे वह अपने साथ लाया है उसके सामने वह बूढ़ा कतई अकड़ नहीं दिखा सकेगा। सोल हमें चुपचाप अकादमी के द्वार से अंदर ले जाता है, लेकिन ठीक उसी पल दानव विलो अकादमी के धर्म ग्रंथ मीनार की गहराई में एक बूढ़े आदमी की आंखें एकदम खुल जाती हैं। यह वैक्स है, उप प्रमुख दानव विलो अकादमी के उप प्रधानाचार्य। बिना एक पल गंवाए वह एक आत्म संदेश जेड की तरफ हाथ बढ़ाता है। महोदय, मुझे वह व्यक्ति मिल गया जिसे आप ढूंढ रहे थे। वह जेफिर के साथ दानव विलो अकादमी में प्रकट हुआ है। अच्छा, ओ, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। यह व्यक्ति एकाकी दानव सम्राट है, वही जो अब दानव लोक पर शासन करता है। वह इस दिन का कितने लंबे समय से इंतजार करता रहा है। गुरुजी, आप उस वक्त कितने निर्दयी थे। बस एक पत्र छोड़ा और बिना एक शब्द कहे गायब हो गए। क्या आपको पता है कि इन सालों में मेरे लिए कैसा रहा है? उसका चेहरा कठोर हो जाता है। बस रुको, मेरी शक्ति 10 गुना से भी अधिक बढ़ चुकी है। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। दानव विलो अकादमी के एक कमरे के अंदर जेफिर एक श्वेत केशी बुजुर्ग के साथ मुंह घूरने की लड़ाई में बंद है। यह लूना है, दानव विलो अकादमी की प्रमुख। वाह वाह जेफिर, यह मत सोचो कि इस बार उसे साथ लाने से मैं डर जाऊंगी या तुम्हारी बेतुकी मांगों पर राजी हो जाऊंगी। जेफिर मुस्कुराता है। इस बार तुम्हारे लिए मैं नहीं आया हूँ, वह आए हैं। शब्द हवा में उतरते ही मैं आगे बढ़ता हूँ। लूना, चूंकि तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं सीधे बात करूंगा। पहली बात, कल से मेरी बेटी प्रशिक्षण के लिए दानव विलो अकादमी आना शुरू करेगी। दूसरी बात, मेरी बेटी को तुम्हारे पवित्र अवशेष दानव प्रवाह शाखा में संग्रहित समय प्रकार के खजाने तक असीमित पहुंच मिलेगी। दोनों पर सहमत हो जाओ और बदले में मैं तुम्हारे लिए एक काम करूंगा। लूना पूरी तरह चौंक जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी कोई बेटी होगी। इस तरह की मांगों की तो बात ही छोड़ो। वह जल्दी से खुद को संभालती है और सिर हिलाती है। कल तो बिल्कुल संभव नहीं। अगला नामांकन मूल्यांकन 3 साल बाद है। मूल्यांकन पास करो और उसका यहाँ प्रशिक्षण करने में स्वागत है। दूसरी शर्त के लिए बिल्कुल नहीं। यह दानव प्रवाह शाखा है। यह इस अकादमी का पवित्र अवशेष है। इसे बस किसी को भी नहीं सौंपा जा सकता। शब्द हवा में लटके रहते हैं और पूरे कमरे में मृत्यु जैसी चुप्पी छा जाती है। जेफिर का मुंह फड़कता है, पूरी तरह हैरान कि यह बूढ़ी लोमड़ी सबके साथ इतनी कठोर है। लूना, जरा भी गुंजाइश नहीं। नियम तो नियम है, चाहे
चाहे तुम कोई भी हो, मेरा जवाब वही रहेगा, यह वह कहती है। लेकिन भीतर से लूना पूरी तरह घबराई हुई है। लेकिन जो बात उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वह यह कि मैं अचानक कह देता हूँ, ठीक है, अगर कोई रास्ता नहीं है तो बस वापस चलते हैं, मेरी बेटी शायद मुझे याद कर रही होगी। लूना पलकें झपकाती है, पूरी तरह अचकचाकर। शाश्वत रात्रि, दानव सम्राट, कब से इतना आसान हो गया। लेकिन अगले ही पल वह जेफिर को बुदबुदाते सुनती है, हम सच में बस यूं ही जाने दे रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या हो अगर हम पहले उसे पीट दें फिर चले जाएं? अगर उसे नियमों की इतनी ही परवाह है तो पीटने से कुछ बदलेगा नहीं। मेरे मुंह के कोने पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभर आती है। लेकिन मेरे पास एक विचार है। जब से मैंने इस अकादमी में कदम रखा है यह चीज प्रवाह मैदान को घूरती रही है। अगर मैं चुपचाप इसे छोड़ दूं तो उसके पास इसे संभालने की शक्ति नहीं होगी। फिर उसके पास गिड़गिड़ाने आने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और नहीं आया तो नियम भले ही कठोर हों, इंसानों को होने की जरूरत नहीं। लूना की नजर तुरंत उस धड़कती हुई ऊर्जा के पुंज पर जा टिकती है जो भयावह आभा बिखेर रहा है। उसका झुर्रीदार चेहरा कस जाता है क्योंकि उस ऊर्जा पुंज के भीतर से वह एक भारी भरकम भूख ही, निगल जाने वाली चाहत महसूस करती है। जो फिर जानबूझकर आवाज ऊंची करता है, तो फिर चलते हैं, किस बात का इंतजार है? लूना देखती है कि हालात बदल रहे हैं और जल्दी से गला साफ करती है, रुको तुम दोनों, मैं सोच रही थी कुछ नियमों में थोड़ी लचीलेपन की गुंजाइश होती है। हालांकि पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। जेफिर और मैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यह बूढ़ी लोमड़ी जल्दी समझ जाती है। मैं ऊर्जा पुंज को वापस रख देता हूँ और कहता हूँ, तो बताओ नियमों में लचीलापन कैसे आ सकता है? लूना अपनी बाह उठाती है जिस पर एक खुरदरी काली धातु